സെക്സി ഡേ Macam oh nanti macam happening. Jangan nak buat jangan. Hati-hati ya. Iya macam jangan. अच्छा, जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी, आई एम श्योर कि आप लोगों को स्टार्टिंग में लगा होगा यार कितनी फनी सी वीडियो है, पर लेकिन इस वीडियो के पीछे आप लोग ग्रेविटी देखोगे कि उस हाथी के पीछे पीछे वो गाड़ी को लेकर जा रहे हैं और हाथी जो है आगे आगे चल रहा है और उसको हाथी के पास ले जाते हैं बिल्कुल गाड़ी। फिर हाथी इरिटेट होता है, फिर वो वापस आता है और फिर वहाँ पर वो जो है उनके पीछे भागता है। इट्स लाइक कि आप लोग अपने घर में रह रहे हैं और आप लोग के घरों में आकर कोई ताके झांकी कर रहा है और आप लोग को इरिटेट कर रहा है। तो सेम काम आज के डेट में हम लोग जानवरों के साथ में कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एथिकल इशू भी है सोसाइटी में, जिसकी वजह से आप लोगों को आज की डेट में जानवरों और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा इतने सारे जानवरों ने इतने सारे इंसान मार दिए और इतने सारे इंसानों ने इतने सारे जानवर मार दिए। ये कहीं ना कहीं जो हमारा ये इस तरीके का प्रवृत्ति होती जा रही है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सबसे खतरनाक चीज़ है जो जानवरों की साइकोलॉजी पर भी इम्पैक्ट डाल रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें खुद हमारे प्रधानमंत्री ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोली है। आप लोगों ने अगर वो सुनी हो वीडियो जो मैंने वीडियो के अंदर भी डाली थी, उन्होंने क्या बोला उसके अंदर में, उन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि आज की डेट में आप लोग इनको यहाँ पे रिलीज कर रहे हो चीता को जंगल के अंदर में, तो इनका एक टाइम ड्यूरेशन है जिससे कि इस ड्यूरेशन में ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। तो कई सारे लोग आएंगे बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश लेके कि हाँ हमको सफारी पे जाना है, देखना है, कह रहा कि उनको अलाउ मत करना, और कल को मैं भी आऊँ ना, जब तक ये टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होता तो मुझे भी अलाउ मत करना। तो वो उस ग्रेविटी को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वो इतनी बड़ी बात बोली वहां पर, और इसीलिए मैंने वो आप लोगों को वीडियो दिखाई। उस वीडियो को दिखाने के पीछे पर्पस था। तो आप लोगों को बेसिकली चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और ये चीज़ें आप लोग मेंशन भी कर सकते हो। ये लाइव एग्जांपल होते हैं जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में एथिक्स के बारे में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो पर्सनली जो उनके द्वारा वो 5 मिनट का जो मैंने वीडियो के अंदर स्पीच डाला था, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि इनसे कुछ सीखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी शानदार बात बोली गई है यहाँ पर शानदार बात बोलने से पहले कैसा रहा आप लोगों का कल का दिन? शानदार तरीके से एंजॉय किया कि नहीं? और आज का दिन कैसे स्टार्ट करने वाले हो ये डिसाइड किया है कि नहीं, ये पहले सोच लिया करो इस वीडियो में आने से पहले, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आते ही पूछना है कि कल का जो डिसीजन आप लोगों ने लिया, जो दिन आप लोगों ने यूटिलाइज किया, उसको कितने मार्क्स देने वाले हो, और आज का जो दिन ये स्टार्ट करने वाले हो ना यार, इसको किस तरीके से लेकर चलने वाले हो। और क्या आज का जो दिन स्टार्ट आप लोगों को करना था, जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था कि इस टाइम से दिन स्टार्ट करना है, 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से, क्या उस टाइम से स्टार्ट किया है? ये आप लोगों को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मॉर्निंग में आप लोग उठते हो ना और आप लोगों को दिन स्टार्ट करना होता है और आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोगों को 5 बजे उठना है, पर लेकिन आप उठ रहे हो 8 बजे, 3 घंटे का लेट, आप लोगों का दिमाग वहीं पर ही आप लोगों को पकड़ लेता है। ऐसे नहीं सिर्फ बच्चे बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए, मम्मी पापा कह रहे हैं चलो पढ़ लो, और उन्होंने एकदम पकड़ लिया, अच्छा निकल रहे हो चलो बैठो, है टीवी देख रहे हैं, छुप छुप के उठा लिया रिमोट, बंद करो इसको। वही वाली हरकतें देखने को मिलती है। दिमाग भी आपके साथ ऐसे ही करता है और तुरंत पकड़ लेता है आप लोगों को। वो कहता है कर दी बदतमीजी, अब इसको गाली दूंगा मैं, और फिर आप लोग गिर जाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा सुबह 5 बजे उठना था, उठ गए हैं, उठ के दिखाओ है हिम्मत तुम्हारी, और आप लोगों को बेइज्जती करनी स्टार्ट कर देता है वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को डिसाइड करना है किस टाइम उठना है। और यहाँ पे देखो, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर 6 बार सॉरी लिखने के बाद में आज बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली टाइम पर उठ गई। तो सोनम के द्वारा ही लिखा गया, तो पर्सनली मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर दूसरा कमेंट जो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा कि 5-5 मिनट का भी चेंजेस अगर आप लोग लेकर आ रहे हो ना डेली अपनी लाइफ के अंदर में, कि 5 मिनट, मान लीजिए आप लोग 7 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, तो अगले दिन क्या करना है, 6:55 पर उठ जाओ। अगले दिन क्या करना है, 6:50 पर उठ जाओ। देखते ही देखते आप लोग टाइम पर आ जाओगे। छोटी छोटी चेंजेस करो ना। आज 4 घंटे पढ़ रहे हो बैठ के, अगले दिन यार 5 मिनट पढ़ लो ना एक्स्ट्रा। कोई बड़ी चीज तो बोली नहीं आप लोगों को, ठीक है। और जो बहुत बड़े, उन्हें एक तरीके से
टाइम को सेव करने वाले ऐसे लोग हैं कई सारे जिनको वीडियो थोड़ी सी लंबी लगने लगती है। क्यों भाई, सारा टाइम यहीं से बचाओगे यार, मतलब पूरे 1.5 घंटा हटा दो अगर आप लोगों के दिन में से, बचे हुए जो आप लोगों के पास में 22.5 घंटे हैं शानदार तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। बस यही 1.5 घंटे में से आप लोगों को 5-5 मिनट निकालनी है। सर 5 मिनट वीडियो और लंबी हो गई, सर 5 मिनट और इसको छोटा किया जा सकता था, सर वो स्टोरी मत बताते सर उसके बीच में। समझ रहे हो आप लोग क्या खेल रहे हो अपने दिमाग के साथ में, या फिर आप लोग का दिमाग आप लोग के साथ में खेल रहा है। चीजों को समझो, यहां पर यही आप लोग के साथ में होता है। जिसने इस चीज को पकड़ लिया उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसने इस चीज को नहीं पकड़ा वो रेगुलरली अपनी इसी चक्रव्यूह में फंसा रह जाएगा। और आप लोग पता नहीं कितने अब तक देख लो उठाकर, आज आप लोग बैठे हो 2022 के अंदर में, आज आप लोगों के सामने 21 सितंबर। क्या आज से पहले के जितने भी आप लोगों ने डिसाइड किए थे सारे गोल अचीव कर लिए हैं? जितने भी टाइम टेबल आप लोगों ने बनाए थे, आप लोग खुद सोचो कितने टाइम टेबल आज तक आप लोग बना चुके हैं, सारे अचीव कर चुके हैं। बेसिक रीजन उसका आप लोग देखोगे कि आप लोग टाइम टेबल बनाते हो, फाड़ते हो, कभी भी एनालाइज नहीं करते हो कि कहां पर गलती रह गई है, यार यहां पे इसको सुधारा जा सकता था। उसको करना जिस दिन स्टार्ट कर दिया ना, इसलिए मैं कहता हूं आते ही कि कल का दिन कैसा रहा। क्योंकि एक बार बैठ के अगर आप लोग सोचोगे ना कि कल का दिन कैसा रहा, तो आज के दिन में कम से कम वो गलती नहीं करोगे जो आप लोगों ने कल की है। और इसीलिए मैंने बोला है कि स्टोरी जब भी लिखा करो उसके सामने नंबरिंग डालना स्टार्ट कर दो कि 1 दिन की स्टोरी होगी, 2 दिन की स्टोरी होगी, 3 दिन की स्टोरी होगी। जैसे जैसे नंबर बढ़ने स्टार्ट होगा ना, आप लोगों को गिल्टी फील होने लगेगा, यार अब तो सुधार लेना चाहिए। ये इनोवेटिव आइडिया है जो आप लोगों ने दिया, पर्सनली बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। और इसका रिजल्ट देखो, कहते कि इलेक्शन के रुझान आने स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर रुझान आप लोगों के सामने है। तो आई होप कि आप लोग इसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी शानदार बात बोली गई है, बोला गया कि यहाँ पर उम्मीदें तैर रही हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। ठीक है, उम्मीदें तैरती रहती हैं और कश्तियां डूब जाती हैं। देखिए उम्मीद एक ऐसी चीज है जो कि काफी खतरनाक चीज है यार। अगर आप लोगों ने एक बार टिका ली ना जिंदगी में, तो आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं और आंधियां जब भी आती हैं, यानी कि बहुत सारे उड़ जाते हैं पर लेकिन कुछ सलामत रहते हैं। बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं। ये जो आस होती है ना, ये कहते हैं ना तिनके के सहारे जिंदगी कट जाती है, बस आशा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। जिंदगी में अगर किसी के ऊपर विश्वास न करो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने ऊपर विश्वास कर लो कि हाँ ये काम हम लोग कर सकते हैं। जिस दिन आप लोग बोलोगे ना यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, हर एक इंसान जिसने जिंदगी में कभी एग्जाम क्लियर नहीं किया है वो आप लोगों को ये बोलेगा भाई ये तो निकालने वाले अलग ही प्लेनेट से लोग आते हैं, अलग ही ग्रह के प्राणी होते हैं। अरे तुमने नहीं निकाला तो मतलब इसका मतलब हम भी नहीं निकाल पाएंगे क्या? आप लोगों को ये सोचना है बस। उसने नहीं निकाला इसलिए वो आप लोगों को बोल रहा है आप लोग नहीं निकाल पाओगे। उसके जूते में अपने आप को फिट करने की कोशिश नहीं करनी है, ये आप लोगों ने डिसाइड किया है। आप लोगों को प्रूफ करना है कि हम हैं सही और तुम वहां पर गलत हो। आप लोगों को कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को सुधारते रहना है, और यही ये जो एग्जाम है ये आप लोगों से मांगता है। समझ में आया क्या बोला? तो इसलिए अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, किसी और के ऊपर नहीं, अपनी जिंदगी को आगे लेके चलना है। ओके, तो इतनी कुछ बातें। तो स्टार्टिंग वाला जो उदाहरण था वो एक एथिकल भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये है INA, जिसको हम लोग इंपोर्टेंट न्यूज एनालिसिस बोलते हैं, और बैलेंस डाइट आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अलग अलग आर्टिकल कवर किए जाते हैं। और शानदार तरीके से एंजॉय करना यार। जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा, सबसे शानदार चीज आप लोगों को इसमें ये देखने को मिलेगी कि उस आर्टिकल के एंड में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे रहेंगे? दोनों तरीके क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग के भी हैं। ये तो अभी पूछा गया 2022 में, अभी पेपर हुआ ना गति शक्ति वाला। एक बच्चे ने मुझे ये वाला स्क्रीनशॉट सेंड किया, कह रहा है कि सर ये गति शक्ति वाला आ गया, देखो आपने पढ़ाया था यहाँ पर। तो यार चीजें यहाँ से ना आप लोग कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, पेपर जरूर देखना एक बार। और एथिक्स का पेपर आप लोगों का बचा हुआ एनालिसिस का, तो वो मैं आज अपलोड करूंगा, और आप लोगों का संडे वाला जो MCQ का वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पता है मुझे एक्चुअली क्या हुआ यार, थोड़ा सा ना अभी कई सारी मीटिंग हो गई बीच में, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया 2-3 दिनों तक, तो इसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं ले पाया। टेंशन मत लो, पर जो बोल दिया है इसका मतलब वो बोल दिया है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो पूरा होगा कि नहीं होगा। बोल दिया सो बोल दिया, वो पूरा होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। आगे चलता हूं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोग बताओ कौन है। हालांकि मैक्सिमम जानते होंगे, इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये न्यूज में किस लिए है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कल इनके बारे में, जब आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। इनके द्वारा एक चीज स्टार्ट की गई जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी दुखद घटना, कल आप लोग मैच हार गए। आप नहीं मतलब हम लोग मैच हार गए, हम नहीं मतलब देश मैच हार गया। तो मतलब एक बच्चा कह रहा है कि सर नाम फिर से नाक कटवा दिए। यार देखो ये खेलते हैं, ठीक है, तो इनका काम है खेलना, ये अपने आप को इंप्रूव करते हुए चलते हैं।
और यहाँ पर कितना प्रेशर होता है आप लोग समझ सकते हो, जब पूरे देश की एक तरीके से नजरें टिकी होती हैं, ठीक है, तो आसान नहीं होता है। पर हाँ, थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि हमारे घर में आके अम्मी को हरा दिया, वो थोड़ा सा सोच सकते हो, ठीक है। तो मुझे भी लगा थोड़ा सा यार घर में आके हरा दिया। चलो कोई नहीं, आगे इंप्रूव करेंगे। सब आप मतलब माहौल बनाए रखा करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। हार गया एक तो इंसान, ऊपर से आप लोग उल्टी सीधी चीजें बोलना स्टार्ट कर दो तो डिमोरलाइज हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मेंस आंसर राइटिंग में कोटेशन यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों से पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉलेज के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो एक बेहतरीन आप लोग यहाँ पर एक कोटेशन से इस्तेमाल कर सकते हो। बोला गया एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पे द बेस्ट इंटरेस्ट। नॉलेज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो आप लोगों को इतना शानदार तरीका रिटर्न देगा, धरती पर कोई और चीज आप लोगों को इतना रिटर्न नहीं दे सकती। एक बार आप लोगों ने चीजों को ढंग से समझ लिया, पढ़ लिया, अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर लिया, तो जिंदगी में आप लोगों के हमेशा काम आने वाला है। आप लोगों ने आंसर राइटिंग सीख ली, आगे चलकर आप लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख सकते हैं। आप लोगों ने चीजों को ढंग से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, आप लोग कहीं पर जाकर न्यूज एंकर या फिर स्टोरी टेलर बन सकते हैं। तो चीजों को एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना, ये भी एक तरीके की कला है। अगर आप लोग हर एक चीज को ढंग से एंजॉय करना स्टार्ट कर देना, तो एक ही इंसान जो है दुनिया भर के करियर में जाकर घुस सकता है। तो जो कहते हैं ना कि आज के डेट में जॉब नहीं मिल रही है, करियर में कुछ हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये कि आप लोगों ने अपनी जो संभावनाएं हैं अंदर की, उनको बहुत लिमिट कर लिया है। और ये बात बोली गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी। कौन थे ये, इनके बारे में बताओ, मुझे पता चले, थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा ज्ञान वर्धन हो, तो बताइए कौन थे इनके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे है, 2 डे में आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जो कि डायरेक्ट कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इनसे स्टेटमेंट भी आ जाती है कई बार आप लोगों से, और थीम वगैरह भी पूछ ली जाती है। ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एल्जाइमर डे। एल्जाइमर क्या है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और फिर इसके बारे में आगे से डिस्कस करूंगा आप लोगों से, इसकी थीम भी। यहां पर अगर बात करते हैं तो एल्जाइमर एक आप लोगों ने बीमारी का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया बेसिकली एक तरीके से ये ब्रेन से रिलेटेड एक बीमारी होती है, जिसमें इंसान जो है आराम आराम से क्या करना, चीजों को भूलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कई बार चीजों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, उसकी जो एक तरीके से स्किल है वो उसकी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती है। तो कई सारी चीजें आप लोगों ने यहां पर देखी होंगी, तो उस बीमारी को आप लोग नॉर्मली डिमेंशिया बोलते हैं। तो डिमेंशिया जो है वो एल्जाइमर जो है डिमेंशिया का एक पार्ट है। पार्ट मतलब एक तरीके से एक टाइप है, ठीक है, कि अच्छा इस बीमारी में ऐसा भी कुछ होता है। तो बीमारी में बॉडी का माइंड के साथ में कनेक्शन जो है वो कटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं, और इसको कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये इसका बेसिक पर्पज होता है। 2012 में वर्ल्ड एल्जाइमर मंथ जो है उसको लॉन्च किया गया कि यहाँ पर यार इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया करेंगे, और बोला गया कि नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर। बोला ना भी कि डिमेंशिया का एक टाइप है एल्जाइमर, तो इसलिए थीम भी इसी के ऊपर बना दी इन्होंने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये शब्द भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जैसे नहीं आप लोग जब कहीं लिख रहे होते हैं, मान लीजिए उन्होंने डिमेंशिया लिख दिया, ये एल्जाइमर आप लोगों से क्वेश्चन दे दिया, तो आप लोगों को पहले मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप लोग चीजों को आगे समझ पाओगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, या फिर वर्ल्ड पीस डे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से बेसिकली लिखने के लिए भी आ जा सकता है कि कहां पर आप लोग लिखे इसके बारे में, कि पीस एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में। रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, ISI की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर कई सारी कंट्री के सींग आपस में लड़े हुए हैं, जैसे चाइना आसपास के देशों के साथ में लड़ते रहता है, उधर USA अपनी दादागिरी चला रहा है। तो ऐसे टाइम पर दुनिया में शांति का रहना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 वर्ल्ड वार ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो कोई नहीं चाहता कि तीसरी वर्ल्ड वॉर भी यहाँ पर हो जाए। तो 21 सितंबर इसी से सेलिब्रेट किया था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 1982 से देखने को मिला आप लोगों को। फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब ऑब्जर्व किया गया, तो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व किया गया सितंबर 1982 में, ठीक है। और ये 2001 में जनरल असेंबली के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया, जिसके बाद में फिर यहाँ पर ये डे स्टैब्लिश कर दिया कि हाँ ऐसा भी डे यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। थीम क्या है, एंड रेसिज्म, एक तो रेसिज्म को एंड करना है और पीस बनाए रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये काफी जरूरी है। जैसे कई बार ना ये काला है, ये गोरा है, कई बार आप लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर अमेरिका के अंदर भी या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में रंग भेद की नीति आप लोगों ने देखी होगी, गोरे काले वाली बातें, तो इनको आप लोग समझ सकते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा से दुनिया में देखने को आप लोगों को मिली है। तो हम लोग यहाँ पर अभी चीजों को इनको बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कभी ना कभी सोसाइटी में एक नेगेटिव इंपैक्ट डाली है, ठीक है। एक मूवी है, अगर टाइम लगे तो कभी देखेगा, ये एक शानदार मूवी है, रो दोगे आप लोग देख के, 12 ईयर ऑफ स्लेव। तो इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कितनी खतरनाक चीज होती है जब इंसानों को स्लेव बनाकर रखा जाता है, अपना दास बनाकर रखा जाता है। तो दास प्रथा के ऊपर आप लोगों ने कई सारे सीरियल्स या फिर कई सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, तो इसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि उसको एक जानवर की तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है।
तो वो चीज़ें यहाँ पर बेसिकली खत्म होनी चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर ये बेसिक बातें हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर करना है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यार, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग पहले ये बताइए किस किस ने ऐसे पानी पिया है। आप लोगों ने देखा होगा जब प्यास लगी होती है कहीं हाथ में, मतलब कहीं पे गिलास वगैरह बोतल वगैरह नहीं होती है, तो इस तरीके से पानी पीते हैं। पर लेकिन इस तरीके से पानी पीने से जो दिल को सुकून मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। खासकर आप लोगों ने देखा ट्यूबवेल, जब खेतों में जाते हैं ट्यूबवेल पे पानी पीना है, ठीक है, या फिर जो सरकारी नल का नहीं होता है, सुना सरकारी नल का जो सरकार लगाती है तो उस पर आप लोगों ने अक्सर पानी पिया होगा। आखिर ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पानी जो है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ में पानी के साथ में साफ सफाई, यानी कि पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। ये दोनों ऐसी चीज़ें अगर दोनों एक जगह न हो तो दिक्कतें देखने को मिलती है। पानी तो है दुनिया भर का, पर लेकिन वो साफ नहीं है, तो क्या हम लोग सही यानी कि स्वस्थ रह पाएंगे? तो इसी के ऊपर काम करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एडीबी बोलते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के साथ में मिलकर बेसिकली हिमाचल प्रदेश को पैसा दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है साथ में। 96.3 मिलियन का लोन दिया जा रहा है। आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, लोन ही तो दे रहा है, लोन देकर कौन सा एहसान कर रहा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब कोई कंट्री बाहर से ऐसी एजेंसी से जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनसे लोन लेती है, तो वो लोन जो होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। उसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अगर किसी से लोन ले लिया 1 लाख रुपए, उस 1 लाख रुपए की आप लोगों ने कोई एक छोटी सी दुकान लगाई और उस दुकान लगाकर आप लोगों ने 2 लाख रुपए कमाए, तो सामने वाले का 1 लाख रुपए रिटर्न कर दिया और 1 लाख रुपए का आप लोगों के पास में प्रॉफिट आ गया। अब आप लोगों का खुद का बिजनेस हो गया, कोई भी आप लोगों के ऊपर उधारी नहीं है। इसी पैटर्न में काम करती हैं अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट। अगर आप लोगों को लगता है कि हम ही बस यहाँ पर इनके सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, हम लोग लोन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है यार। बहुत सारी कंट्री है, आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्मीनिया, यहाँ पर आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देखते हैं कितने सारे ये फायदे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि अर्मीनिया ने कितना सारा यहाँ से वाटर और सैनिटेशन सप्लाई में एशियन डेवलपमेंट बैंक से अब तक यहाँ पर पैसा लिया है। इतने सारे लोगों को यहाँ पर फायदा हुआ है, और वो भी अलग अलग फील्ड के अंदर में। अगर जाकर आप लोग सर्च करोगे और भी कई सारे देश आप लोगों को लिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों के सामने यही रहता है कि इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में यहाँ पर एक तरीके से लोन लेकर आती है हिमाचल प्रदेश के लिए, और हिमाचल प्रदेश की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के पास में ऊपर लद्दाख टच करता है, इधर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, थोड़ा सा इधर आएंगे तो आप लोगों को पंजाब देखने को मिलेगा, यहाँ पर हरियाणा और यहाँ पर उत्तर प्रदेश। आखिर मैप इतना प्यार से क्यों दिखा रहा हूं? यहाँ पर आप लोगों के लिए कैच है, कैच मतलब क्वेश्चन। आप लोगों को ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर टच करता है या फिर नहीं। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये न्यूज़ काफ़ी डिटेल में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा छापी गई है, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एक क्वेश्चन के साथ में। आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है। बात की जा रही है कि भारतीय शहरों में गंभीर रूप से जल उपयोग जो पैटर्न है वो निकट भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए हम लोगों को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके ऊपर आप लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है। तो यानी कि जल का उपयोग कैसे करना है वो पैटर्न, और कोई संकट आता है तो वो पैटर्न, तो दोनों को अंडरस्टैंड करना है और उसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। क्रिटिकली जो आप लोगों को यहाँ पर एक डिस्कस करना है ये कि वाटर यूज का जो पैटर्न है इंडियन सिटीज के अंदर में, कि हम लोग उसको कैसे आने वाले टाइम में सुधार सकते हैं क्राइसिस से बचने के लिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, तो इसके लिए आप लोगों को अच्छे से आर्टिकल सुनना है, बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को जानने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये बातें मैंने बेसिक आप लोगों को बताई दी। तो अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कोई भी न्यूज अगर आप लोग नेशनल लेवल पर पढ़ते हो और आप लोगों को लगता है यार हम तो नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहे, भाई साहब हम तो स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी न्यूज को आप लोग स्टेट के रेफरेंस में भी देख सकते हो, अपने राज्य में जाकर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या क्या काम चल रहे हैं, ताकि आप लोग अपने दोनों एग्जाम्स को साथ में लेकर चल सको। पर आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा गोला है, जो हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर पानी जो पाया जाता है या फिर उसके अंदर जो पानी पाया जाता है, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या ज्ञान है, तो वो ज्ञान की गुत्थी अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कुछ अपडेट कर लो उसमें। तो बात की जा रही है फ्रेश वाटर, अगर आप लोगों को देखने को मिले जमीन के ऊपर 2.5% है जितना टोटल पानी है, यानी कि अगर पानी को आप लोग 100 मान लो, उसमें से 2.5 जो प्रतिशत है ओनली वो फ्रेश वाटर है, जिसके पीछे हम लोग लड़ने मरने टूटने खाने पीने को तैयार रहते हैं। सबसे ज्यादा जो पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा ओशन के अंदर में, और वो क्या है, वो है खारा पानी।
कभी आप लोग जाओ समुद्र पे यानी कि किनारे पर, ओशन आप लोग देखोगे तो आज ब्लू है पानी, पानी जो चलता रहता है वो सारा पानी कहने के लिए ब्लू है पर लेकिन नमकीन है, तो इसलिए वो जो है एक तरीके से आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर जो आप लोग ये पानी देखने को मिलता है, ये अभी कई सारी कंट्री इसके ऊपर लगी हुई है कि कुछ ऐसी तो टेक्निक खोजी जाए कि ये जो नमकीन पानी है इसको फ्रेश वाटर में हम लोग कन्वर्ट कर ले। तो फ्रेश वाटर है ओनली 2.5%। इस 2.5% को भी अगर आप लोग पूछें, अच्छा 2.5% पानी है यानी कि 2.5 बोतल पानी है, अब ये 2.5 बोतल पानी कहाँ कहाँ पर है अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो 2.5% है इसमें सरफेस या फिर फ्रेश वाटर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आप लोगों को 1.2% है, ग्राउंड वाटर यहाँ पर लगभग 30% है, और जो ग्लेशियर जिनको हम लोग चिल्ला रहे हैं बार बार भाई साहब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी जो है वो समुद्र में आ रहा है, इसकी वजह से समुद्र में पानी आने की वजह से सारा समुद्र का लेवल उठ रहा है, और समुद्र का लेवल ऊपर उठने की वजह से जो भी आइलैंड वाले देश हैं, आसपास वाले जो भी यहाँ पर कंट्री है, हमारा अंडमान निकोबार और यहाँ पर आप लोगों को लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, ये भी आने वाले टाइम में खतरा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो आता है निकलकर वहां से, ये फ्रेश वाटर आता है जो कि ग्लेशियर से निकल कर आते हैं, और इन्हीं ग्लेशियर में से हमारी बहुत सारी नदियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से गंगा रिवर भी एक है, और ये फ्रेश वाटर जो लेक होती हैं इनको एवरग्रीन नदियां भी आप लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। मॉनसून के ऊपर डिपेंड करने वाली को आप लोग सीजनल रिवर बोलते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये कहानी होगी फ्रेश वाटर की। अब हम लोग बात करते हैं जो फ्रेश वाटर हमारा जमीन के ऊपर पाया जाता है उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो एटमॉस्फेयर, जब आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में अगर आप लोग बाइक पर जाते हैं तो आप लोगों का जो बेसिकली जो भी आप लोग मास्क लगाए रखते हैं, मतलब जो भी आप लोग कैप वैप पहने रखते हैं, उसके ऊपर पानी की एक परत से जम जाती है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो आप लोग बोलते हैं ना दुनिया भर की नदी, भाई साहब क्या पानी बह रहा है नदी के अंदर में, ओनली 1% से भी नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा, आधा प्रतिशत 0.49% ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो पानी है, आप लोग की बॉडी के अंदर कितना पानी है बताइए, और डेली कितना पानी पीते हो ये आप लोगों को बताना है। कोशिश करो कि आप लोग जो पानी पीते हो मतलब 8 से 10 गिलास पानी अपनी लाइफ का पैटर्न बना के रखो, इतना तो कम से कम आप लोगों को पीना ही चाहिए। सोइल के अंदर जो नमी है वो मॉइस्चर की बात की जा रही है, और इसी के साथ में जो ग्राउंड आइस या फिर जो परमाफ्रॉस्ट, ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने पहले आप लोगों को बताया है, अगर फिर से अभी बताने बैठूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वैसे आप लोग देखिएगा, इसको सर्च करिएगा एक बार जाकर, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना। पहले मैंने बताया था परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, एक तरीके से जो जमीन है, ठीक है, जमीन के अंदर जो बेसिकली बर्फ जमी होती है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, उसके ऊपर जमीन की परत रहती है। ठीक है, आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। खासकर कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जहां भी कंफ्यूजन हुआ करे उसको पूछ लिया करो, जब भी टॉपिक आएगा उसके बारे में हम लोग फिर बातें कर लेंगे। तो ये आप लोगों को क्यों बताया इतने डिटेल में, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो चक्षु खुल जाएंगे, इससे कितने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बाकी अगर बात करें, जल ही जीवन है, इसमें कोई भी शक नहीं है, और जल जीवन मिशन भी आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। जल जीवन, जल और जीवन दोनों एक साथ में है, और जीवन का डायरेक्ट कनेक्शन आप लोगों को महिला यानी कि औरतों से भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे प्राणी इस धरती पर आते हैं एक औरत की वजह से। अगर मेनली देखा जाए तो एक औरत के पेट में बच्चा पैदा होता है, मतलब पलता है, और फिर वो बच्चे को जो जन्म देती है, तो इसलिए पूरा फोकस यहाँ पर औरत पर भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारी स्कीम्स है महिलाओं के नाम पर, क्योंकि महिलाओं को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जल जीवन में भी यहाँ पर महिला आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि कई सारे राज्य में आप लोगों को एक प्रथा देखने को मिलेगी कि एक पुरुष जो है वो कई सारी महिलाओं के साथ में शादी करता है। उसमें से एक शादी इसलिए करता है ताकि वो बाहर से पानी ला सके, तो उसको वाटर वाइफ का नाम दिया गया है। तो ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है, मतलब जब पानी दूर से लेकर आप लोगों को लाना पड़ता है, तो ये इस कैटेगरी में यहाँ पर आ जाता है। तो इसके चलते यहाँ पर फोकस देने की बात है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है। इसी के साथ में पानी की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी, तो हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ेगी, तो इसके ऊपर फोकस देना है। इसी के साथ पर यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब सामने वाला इंसान पानी लेने नहीं जाएगा तो कुछ अच्छा काम करेगा, पढ़ाई करेगा, कुछ नई स्किल सीखेगा, तो भी देखने को मिलेगा।
50% जो रूरल हाउस होल्ड है उनको कनेक्ट किया जा रहा है टैप वाटर के साथ में, ताकि पानी लेने की झंझट ही खत्म हो जाए। और ये जो एक्स्ट्रा वाइफ यहाँ पर आ जाती है, इसको फिर कोई अच्छी जिंदगी मिले, क्योंकि वरना उसकी जिंदगी का कोई पर्टिकुलर पर्पज नहीं रहता है। कई सारे इसको नौकरानी की तरीके से बेसिकली ट्रीट करते हैं कि उसको प्रॉपर वाइफ का दर्जा किसी भी तरीके से मिल ही नहीं पाता है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। वैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में किस राज्य के अंदर है, अगर क्वेश्चन पूछूं तो क्या आंसर आप लोगों का होगा? तो ये बेसिक कुछ चीजें होगी। बाकी अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझ सकते हैं, खासकर जब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो। अगर बात करें सबसे ज्यादा पानी जो है वो आज की डेट में, पहले बहुत सारे लोग ऐसे रहते थे जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा चीजों में काम किया गया और बहुत सारे लोग जो हैं आज के डेट में पानी को एक्सेस कर पाते हैं। तो 1990 से लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पानी की एक्सेस यहाँ पर पहुंच पाई है वो चाइना और इंडिया के पास में पहुंच पाई है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं 522 मिलियन इंडिया के अंदर में और चाइना के अंदर में 457 मिलियन के करीब आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। और इसमें भी जो कई सारे रीजन है यहाँ पर, ये अलग अलग डिवाइड है, कितने ऐसे लोग हैं जिन तक पानी पहुंचाया गया है। तो सोचो कुछ ऐसे भी लोग हैं हम में से जिनको प्रॉपर टाइम पर पानी तक नहीं मिल पाता है। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इंसान को नॉर्मल तरीके से एक जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, पर लेकिन अभी तीसरा कॉन्सेप्ट ऐड कर लेना भाई साहब कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में पानी भी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के जिंदगी वीरानी। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो प्रोजेक्ट यहाँ पर ये लाया जा रहा है इंडिया के साथ मिलकर, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हाईलाइट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकती है। खासकर जो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उसमें आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में। इसका टारगेट है 2024 तक का हमारी कंट्री में हाउस होल्ड टैप यानी कि घरों तक, हाउस होल्ड तक जो टैप वाटर यानी कि एक तरीके से टोंटी का पानी पहुंचाना। और पानी भी ऐसा नहीं कि कैसा भी चला जाए, वो साफ और सुरक्षित पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे दिल्ली में जब मैं रहता था तो मेरे अंकल कह रहे, मैंने पूछा अंकल जी पानी कैसे आता है, पानी कैसे आता है अंकल जी, यहाँ पे वाटर कूलर वगैरह कुछ है, कुछ जुगाड़ पानी? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे तो ना गंगा का पानी आता है और गंगा में जमुना का पानी आता है, जमुना का बिल्कुल साफ सुथरा पानी आता है। मैंने कहा वही पानी जिसको झाग रहते हैं जिसमें, वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर साफ सुथरा पानी मिलेगा पीने के लिए, तो वो कंडीशन से आप लोग दूर रहेंगे। तो ढांचागत यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को सुधारा जाएगा जो कि काफ़ी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। वाटर सप्लाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारा जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में यहाँ पर टोटी का पानी पहुँचाया जाएगा। शहरों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा टंकी आने का टाइम रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक टंकी आती है, पर लेकिन ये चीज़ें नॉर्मली गाँव में नहीं रहती, क्योंकि गाँव में ऑलरेडी लोगों के पास में नल है, ठीक है, समरसेबल जैसी इस व्यवस्थाएं हैं जो कि आज की डेट में बनाई तो गई थी पानी निकालने के लिए, पर लेकिन पानी बर्बादी का भी बहुत बड़ा रीजन बन चुके हैं, जिसकी वजह से गांव में भी काफी लार्ज स्केल पर वाटर टेबल जो है वो नीचे जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर गांव में भी सूखा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। और भी अलग अलग तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जल शक्ति जो विभाग है हमारे देश के अंदर में, खासकर हिमाचल प्रदेश के अंदर में, तो वहां पर ग्राम पंचायत को टारगेट दिया गया कि कैसे वो सैनिटेशन के ऊपर काम कर सकती है, यानी कि साफ सफाई के ऊपर काम कर सकती है। इसमें प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाएगी और कम्युनिटी को साथ में लेकर चला जाएगा। यानी कि एक इंसान के बस की बात नहीं है, तो वो गाना याद आता है कि साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो पूरे देश में कहां कहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम है, ये मैंने आप लोगों को एक मोटे मोटे तौर पर मैप के थ्रू यहां पर दिखाया है कि हर एक राज्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर टैप वाटर कनेक्शन 2018 के हिसाब से अगर आप लोग बात करें कहां कहां पर कितना था, कुछ अपग्रेडेशन अब इसमें है, पर लेकिन एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को हो जाना चाहिए यहां पर देखकर आप लोगों का राज्य कौन सा है। तो आप लोगों के राज्य पर आप लोगों की नजर जो है वो पैनी रहनी चाहिए, ताकि आप लोग चीजों को समझ सको। ये पूरी कहानी जो आप लोगों के सामने मैंने सुनाई, या ये पूरी कहानी जो मैंने आप लोगों के सामने गाई, इस पूरी कहानी में एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप लोगों की समझ में आनी चाहिए, तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1-2 साल पहले का एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से डायरेक्ट यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। और यूपीएससी जानती है आप लोग एक कॉमन इंसान की तरीके से नहीं सोचते हो, आप लोग जो है एक साइंटिस्ट हो, तो इसलिए वो साइंटिस्ट जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से बनाती है। जैसे नाम दे दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो यूपीएससी ने स्टेटमेंट दे दी एशियन डेवलपमेंट बैंक में सारे एशिया के मेंबर है, ठीक है।
तो वो आप लोगों के साथ में खेलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं और यहाँ पर यूएसए इसमें टॉप पर है जापान के साथ में, पर लेकिन यूएसए तो एशिया का पार्ट कोना है भैया, तो कैसे हो गया फिर यहाँ पर, तो ये अलग चीज हो गई ना। तो ऐसे आप लोगों से घुमाया जाता है। बाकी चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया भी एशिया का पार्ट क्यों ना भैया, तो फिर कैसे करोगे, तो ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल वो गलत हो गई थी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। ऑप्शन में आप लोगों को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर मिलेंगे, पर लेकिन आप लोगों को एशियन डेवलपमेंट बैंक तक पहुंचता है, भले ही रेंकते हुए क्यों ना पहुंचो। तो आंसर आप लोगों का ये होगा। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो इंडिया का शेयर भी आप लोग यहां पर याद रखेगा, चाइना से थोड़ा सा कम है, तो नहीं चुटुक सा कम है बस। ठीक है, तो चाइना के पास है, बस पहुंचते पहुंचते रह गए, पहुंच जाएंगे जल्दी ही। 1966 में स्टैब्लिश किया गया, फिलीपीन मनीला के अंदर हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ताकिसी वतानबे, ये आप लोग इसके प्रेसिडेंट हैं, चेंज हो गए तो जाकर चेक कर लेना, मुझे बता देना। ठीक है, बताना अगर यही है या फिर कोई और है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, इनके सोसाइटी के वेलफेयर की बात यहाँ पर की जाती है, जिसके लिए यहाँ पर ये काम करते हैं ताकि गरीबी और भुखमरी को मिटाया जा सके। तो महान काम कर रहे हैं, क्योंकि गरीबी और भुखमरी दो ऐसी चीज होती हैं जो कि इंसान को दरिद्रता की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करती हैं। अगर ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में से मिटाने के लिए किसी भी तरीके से हम लोग सक्सेस हो पाते हैं, हमको सफलता मिल पाती है, तो हम लोग बहुत सारे लोगों की एक तरीके से समझ सकते हैं कि लाइफ ढंग की हो जाएगी, तो आने वाली जनरेशन की लाइफ हम लोग सुधार पाते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरा टॉपिक। इसी के साथ में अब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट के बिना नहीं जाने दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, यहां से पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके से यहां पर पैटर्न समझ में आया है, कितना आप लोगों ने ध्यान से टकटकी लगाकर ये पर्टिकुलर जो है टॉपिक सुना है। बात की जा रही है अरेंज करना है फॉलोइंग कंट्री आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में विद रेफरेंस टू जो शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर में। तो आप लोग यहां पर बताना है सबसे ज्यादा शेयर होल्डर कौन है और सबसे कम कौन सा है। अगर आप लोग यहां पर समझ रहे हैं तो यहां पर ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरीके से डिसेंडिंग होता है घटता हुआ, असेंडिंग होता है बढ़ता हुआ। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक अगर याद है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यूएसए और जापान जो है वो एक साथ में बैठे हैं, अगर वो ओनली स्टेटमेंट अकेली भी आप लोगों को याद है तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपका है, बताओ आंसर क्या है। ठीक है, तो जापान चौथे नंबर पर, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जापान के हैं, तो यहां पर आगे आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो एम करता है यहां पर प्रमोट करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताया मैंने अभी आप लोगों को कैसे कुछ करता है, हाँ या फिर ना में जवाब देना। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो अचीव कर रहे हैं यहाँ पर प्रोस्पर, कि वो अचीव करने में हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं कमिटेड है कि कैसे यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ाना है एशिया और पैसिफिक रीजन में। तो कंफ्यूजिया मत जाना, क्योंकि यूएसए भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस मेंबर्स ओनली आ गया तो फिर भाई साहब वहां पर ना गड़बड़ हो गई, तो तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई और आंसर यहाँ पर ए हो गया। और बाकी यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है कि यहाँ पर किस तरीके से वाटर का पैटर्न, पानी जो है आज के डेट में लाइफ का बहुत बड़ा रोल है। अगर पानी हम लोग ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्य गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं, तो अपने स्टेट के प्रोग्राम भी आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगा, अच्छा बुरा प्यार गुस्सा जैसा भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर लाइक या डिसलाइक कर अपना बता सकते हैं और मुझ तक अपनी शुभकामनाएं जो है वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा बोला है सर लाइक डिसलाइक से फर्क क्यों पड़ता है, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो मजबूरी है, यूट्यूब पे बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है, लाइक डिसलाइक से यूट्यूब को फर्क पड़ता है। ठीक है, वरना मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दो, मतलब मेरी सेहत पर कुछ फर्क पड़ रहा है कि वीडियो को लाइक करो या ना करो, मैंने बना के अपलोड कर देनी है। ठीक है, पर लेकिन फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है कि यूट्यूब के ऊपर उसको देखता है कि ये वीडियो कितनी सही है। अच्छा ये वीडियो 70,000 लोगों ने देख ली, अच्छा बस 6,000 7,000 ही लाइक हैं, कुछ तो गड़बड़ है वीडियो के अंदर में, लोग देख रहे हैं पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब इस वीडियो को पीछे हटाओ, थोड़ा कोई और वीडियो जो ज़्यादा लाइक की जा रही है उसको आगे लेकर आओ, तो वो वीडियो बढ़ने लगती है। जैसे कॉमेडी की हो गई, इंटरटेनमेंट की हो गई। इसलिए तो एजुकेशनल चैनल जो है वो बेचारे परेशान रहते हैं, वीडियो बनाते हैं मेहनत कर कई घंटों की, और भाई साहब रिजल्ट आता है टाई फूस बाबा जी का टुल्लू। तो यूट्यूब की प्रॉब्लम है, ये क्रिएटर की प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब कहता है कि लोग को जब आए हो तो जब घंटा बजा के गए यहाँ पे तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ किया है, तो वो वाली चीज़ें यार। वरना बताओ टीचर कह रहा है लाइक कर लो डिसलाइक कर लो, ये चीज़ अच्छी थोड़ी ना लगती है। यूट्यूब को समझना चाहिए जब देख रहे हैं बच्चे वो यार कर दो, कह रहे हैं तो यूट्यूब वाले भैया कर दिया करो यार। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरा टॉपिक कैसा लगा जरूर बताना, कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर करके जाना, कंफ्यूजन साथ में लेके कतई नहीं जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल कवर करते हो या फिर हिंदू का कवर करते हो, पीआईबी के कवर करते हो। आप लोग क्या लग रहा है, पीआईबी ने ये आर्टिकल छाप दिया,
इंडियन एक्सप्रेस पीछे रह जाएगा, वो नहीं छापेगा इसको, या फिर हिंदू पीछे रह जाएगा। तो ऐसा मत सोचा करो कि आर्टिकल वहां छप गया कहीं और नहीं छपेगा। जो सोर्स तो दिखाने का पर्पज ये है कि बस आप लोगों को दिल को तसल्ली हो जाए, वरना वो आर्टिकल ढंग से जाकर सर्च करोगे ना, वो आर्टिकल आप लोगों को हर जगह मिलेगा, इंडियन एक्सप्रेस में मिलेगा, हिंदू में मिलेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिलेगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा कहीं ज्यादा शब्द लिखे हो उसके बारे में, कहीं कम लिखे हो, इतना हो सकता है, वरना आर्टिकल सब जगह रहेगा। पर लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं वो पूरा निचोड़ होता है, यानी कि जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने यहां पर रखता हूं। तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लो, नोट्स आप लोगों के सामने हैं, ढंग से आप लोग उनको पढ़ लो तो कहानी खत्म, पैसा हजम, और क्या चाहिए। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। और यहां पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, इसके बारे में। और पेट्रोलियम जो मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, उनसे रिलेटेड यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है इस मिनिस्ट्री से, डिटेल में डिस्कस करूंगा काफी अच्छे से। सबसे पहले तो यहां पर क्या बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहां पर कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि एक्सप्लोर किया जा सके और प्रोड्यूस किया जा सके, क्या, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में एनर्जी सेक्टर को ढंग से अच्छे से लेकर चल सकें और आत्मनिर्भर बन सकें, यानी कि अपने ऊपर निर्भर रहें, दूसरों के ऊपर निर्भर क्यों ना होना भैया। यानी कि कहने का मतलब यह कि दूसरी कंट्री के ऊपर हम लोग को कतई भी निर्भर नहीं होना है। अगर दूसरी कंट्री के ऊपर हम लोग निर्भर रहेंगे तो सीधी सीधी बात यहां पर है, वो हमारी निर्भरता का फायदा उठाएगा। ठीक है, जैसे यूएसए पर निर्भर है, उसने बोल दिया भाई साहब ईरान से ना तेल मत ले लो यार। मैंने कहा क्यों ना ले ले भाई, कह रहा कि हम ना तुम्हारे पर सैंक्शन लगा देंगे। हमने कहा बात तो सी यार, बहुत सारा माल तेरे से ले रहे हैं, ईरान से चल लेना बंद कर देते हैं। तो हम लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, उसके ऊपर डिपेंडेंसी थी। अगर हम लोग अपना तेल खुद निकाल रहे होते, अपना तेल नहीं मतलब अपनी जमीन में से तेल, ठीक है, तो यहाँ पर हिम्मत है, यूएसए बोल देता। जैसे अभी जयशंकर साहब ने साफ साफ उठा के बोल दिया कि ठीक है तू नहीं देगा तो रशिया से ले लेंगे, तू कौन सा मार्केट में अकेला बैठा है। ठीक है, उन्हें एक सेब बेचने वाला है, वो कह रहा है कि भाई साहब 5,000 रुपये किलो दूंगा सेब, ठीक है तू ही खा बैठ के। अब तो हम तो ले लेंगे नहीं, हम तो वो लेने की नहीं, कोई और भी लेने का तेरे से। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो जो सही से रहेगा वही जो है वो अच्छे से एंजॉय करेगा। वैसे अगर पूछा जाए कि एनर्जी जो जनरेट या फिर क्रिएट करने के तरीके क्या क्या हैं, तो आप लोगों के सामने कई सारे दिमाग में तुरंत तरीके आने चाहिए। जैसे कि आप लोग ये पंखा घुमाकर यानी कि विंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर विंड एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसी ये प्लेट आती है, तख्तियाँ नहीं थी, बचपन में तख्तियाँ लेकर जाया करते थे, आजकल तो बच्चे जो हैं मॉडर्न हो गए, टैब वैब लेकर जाते हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसी दफ्तियाँ लेकर जाया करते थे। ठीक है, उस पर स्लेट की बत्तियों से लिखा करते थे, ज़्यादा पुराने नहीं है, मतलब ये चीज़ें यूज़ करिए, बस ये बता देता हूँ। ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये ऐसे ऐसे तरीके हैं एनर्जी को जनरेट करने के। ऑयल निकालना हो गया, अपना ये हो गया, अणु में एक तरीके से जो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना हो गया। ठीक है, तो वो सारे तरीके हैं यहाँ पर। और सबसे खतरनाक तरीका है वो है सूरज बाबा को इस्तेमाल करो और एनर्जी जनरेट करो। इसीलिए सब सोलर पैनल के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी भाई साहब, अपना खुद का काम हो जाएगा सारा। पर लेकिन आज की डेट में भी कोयला बाबा ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। चलो पहले कुछ बातें आप लोगों को बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होगी। हमारी कंट्री का एनर्जी सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा डाइवर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग घाट घाट का पानी पीने वाले लोग हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि एक जगह से जहां भी डिस्काउंट मिलता है हम लोग वहीं पर जाकर मुंह मार लेते हैं, मतलब वहीं से अपना फायदा उठा लेते हैं। हम जो है बड़े ही डिस्काउंटी वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग अक्सर डिस्काउंट के पीछे पड़े रहते हैं। फ्लिपकार्ट की सेल आ रही है, अमेजन की सेल आ रही है, भाई साहब मतलब इतनी सारी वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। ये सेल वाले ना ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसा लगता है कि भाई साहब तुमको खरीद लेना है बस, आज के बाद में मिलेगा ही नहीं, और फिर 2 महीने बाद फिर सेल लगी मिलेगी आप लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जो भी सामान खरीदना हो, अगर आप लोगों को रियलिटी में उस सामान की जरूरत है तो ही वो सामान खरीदे, अन्यथा अपने और अपने माँ बाप के पैसे व्यर्थ न करें, ढंग की जगह उसको कहीं इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, एनर्जी सेक्टर हमारे देश में काफी डाइवर्स है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी रैंक जो है 4थे नंबर पर है विंड एनर्जी के फील्ड में। विंड एनर्जी पर हम लोग 4थे नंबर पर बैठे हुए हैं। 5वें नंबर पर है हम लोग सोलर एनर्जी के फील्ड में। इसी के साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को अगर ओवरऑल आप लोग देखोगे तो हमारी पोजीशन 4th नंबर है, कभी कभी आप लोगों को 3रे नंबर पर भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हम जो है आने वाले टाइम में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे घर में सब जगह सबको बिजली देखने को मिले, तो हम लोग ऑल इलेक्ट्रिसिटी सबको प्रोवाइड कराने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। अगर बात करें सबसे बुरी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो पहुंच जा रही है, पर हमारी कंट्री में आज भी पर कैपिटा जो कंजप्शन है, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं उतनी, अगर जाओगे आप लोग अमेरिका के एक घर में, आप लोगों को हर कमरे में तो एसी देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली का मतलब एक तरीके से अपने जैसे लोग आप लोग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग एक तरीके से अलग प्लैनेट्स हैं। तो मिडिल क्लास मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं। तो उसकी आप लोग कहानी सुनाओ। होता क्या है, बेसिकली घर में एक एसी, ठीक है,
एक रूम में, तो भाई साहब गर्मियों में सारे एसी में लेट लेना, दूसरी एसी की जुगाड़ नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों को रियरली देखने को मिलेगा जो एक मिडिल क्लास फैमिली में कि हर एक घर में एसी है, पर लेकिन यूएसए में अगर जाओगे तो ये आप लोगों को बड़ी नॉर्मल तरीके से देखने को मिलेगा। इसी तरीके से फ्रिज की बात होगी, ठीक है, इसकी हीटर की बात होगी, बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारी कंट्री में कंजप्शन काफी कम है इलेक्ट्रिसिटी का अगर देखा जाए, पर प्रेजेंट टाइम पर चीजें बढ़ रही हैं, लोगों के पास में पैसा बढ़ रहा है, कमाई के साधन बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पहले गाँव में आप लोगों को एसी देखने को नहीं मिलती थी, आज के डेट में इक्का दुक्का नहीं, ठीक 2-4 तो एसी कम से कम देखने को आप लोगों को मिल ही जाती है। मैं सही हूं या फिर गलत हूं आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, आप में से है कोई सा गांव में है, उसके घर में एसी है, तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो है रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिसके पास में थोड़ा पैसा होगा वही ये चीजें अफोर्ड कर पाएगा, वरना दिक्कतें फिर यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है आज के डेट में सिचुएशन जो है वो बदल रही है गांव के अंदर भी। पर लेकिन सबसे बुरी बात है कि हम लोग ये एनर्जी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो निकल कर आता है वो आता है काले से, काले मतलब कोयले से, यानी कि ये जो कालू है इसको हम लोग दूर करने की बात कर रहे हैं, कोयले को, क्योंकि ये जो कोयला है इसकी वजह से सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचते हैं। और इसी के चलते हम लोगों ने बोला कि 2070 तक भाई साहब हम लोग ये कालीगिरी खत्म करेंगे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है और हमारे ऊपर काफी ज्यादा बर्डन इसका पड़ रहा है। तो इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पावर जो सेक्टर है, यहाँ पर लार्जेस्ट कंज्यूमर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑफ कोयल, यानी कि कोयला, जिसको हम लोग को कम करने की बात कर रहे हैं। स्टील, ये सारे अलग अलग देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये जो सारे जो डेटा है ये कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, खुद मिनिस्ट्री ऑफ कोयल बता रही है कि वैसा हमारा कोयला कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो उससे आप लोग लगा सकते हैं। बाकी अदर्स में जो बच गए इक्का दुक्का, वो सब आप लोगों को 28% में देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि इन चीजों पर हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो सेल्फ रिलायंट का जो हम लोग मतलब बोल रहे हैं, मान लीजिए हम लोगों ने कोयले से एनर्जी बनाना स्टार्ट कर दिया, कोयला हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो ये सेल्फ रिलायंट होगा क्या? नहीं, ये हो ही नहीं, हम लोग आत्मनिर्भर हो ही नहीं है। तो आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम लोग सूरज जैसी चीजों पर डिपेंडेंट हो जाए, हवा जैसी चीजों पर डिपेंडेंट हो जाए। अब सूरज तो निकलेगा भाई साहब, हवा भी चलेगी, कोई रोकने वाला तो इसको है नहीं, तो क्यों ना सूरज और हवा से हम लोग अपनी एनर्जी क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। पर लेकिन उसके लिए हम लोग के पास में सिस्टमेटिक तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट होने चाहिए। और पता चला सूरज से लेना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, हम सूरज से भाई साहब एनर्जी बनाएंगे, पर लेकिन पता चला सोलर पैनल सारे चाइना से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, तो फिर से आत्मनिर्भर न रहेगा भैया। तो आत्मनिर्भर का मतलब है कि सोलर पैनल भी अपने ही पर ही बनाओ, तब जाकर चीजें करने में मजा आएगा। तो उसी के चलते हम लोग अभी टारगेट लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमने बोला कि हमारा देश जो है 2047 तक जो है आजादी की हम लोग 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। जब 100वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे उस टाइम पर मैं आप लोगों को 2047 में पढ़ा रहा हूँगा कि भाई साहब देखो, उस टाइम पर मैंने आप लोगों को 2022 में पढ़ाया था कि हमारा देश ऐसा होगा। तो अगर मेरे साथ आप लोग लंबे समय तक कनेक्ट रहोगे और न्यूज़ को अपडेट रखने में आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो उस टाइम पर मैं आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं तो पूरा श्योर हूँ कि मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। अब मुझे आप लोगों के ऊपर देखना पड़ेगा कि आप लोग आएंगे देखने, नहीं आएंगे उस टाइम पर। हाँ, ये अलग बात है कि हड्डियाँ थोड़ी बहुत चरमरा रही होंगी, हाँ ठीक है कि यार ये हो गया है एक तरीके से, क्या पता पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो कि इंसान जो है पता नहीं कौन कौन कहाँ निकल जाए, तो बहुत सारी कंडीशन है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में 100 साल में हम लोग आने वाले टाइम में टिकना चाहते हैं इस धरती पर, तो ग्रीनरी की ओर हम लोग को चलना पड़ेगा। और ये जो ग्रीनरी है इसमें एक नेक्स्ट वर्जन जोड़ रहे हैं हम लोग, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से बना रहे हैं? पानी से, फिर आगे ना पानी घूम के। तो आज जो पानी के बारे में हम लोग बात करें तो पानी में से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो इसको भी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, अगर हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में निकालते हैं बिना कोयले की एनर्जी का इस्तेमाल करे हुए। तो ये ऐसे आप लोग समझिएगा। तो अभी फिलहाल सारी चीज यार बाहर से हम लोग खरीदते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए आज के डेट में हम लोग लगभग 85% जो हमारी कंट्री में ऑयल यानी कि तेल की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। 85%, 85%। और 50% गैस हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। इससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग आत्मनिर्भर तो है नहीं। तो आत्मनिर्भर चलने की तरफ को हम लोग को तरीके जो अपना रहे हैं उसके लिए क्या है? देखिए, तेल हमें अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर सोचो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो बैठे बैठे हो गए ना सोल्यूशन, ठीक है। इसी के चलते हम लोगों ने हाइड्रोजन इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब ये थोड़ा ना बोलोगे यार पानी भी बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पानी तो हम लोग अपना जुगाड़ कर ही लेंगे, ठीक है। इतनी जगह बाढ़ आ रखी है, आप लोग खुद ही समझो। तो सिचुएशन जो है उस तरीके से सुधरनी है। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिलहाल के टाइम पे एथेनॉल का। हमसे ऊपर 4 कौन से हैं? सबसे ऊपर तो यूएस है, फिर ब्राजील है, फिर यूरोपियन यूनियन है, और फिर बच गया हमारा दुश्मन। हमारा दुश्मन कौन है बताओ?
पाकिस्तान तो नहीं होगा यार, पाकिस्तान को दुश्मन मत मारा करो, ठीक है। पाकिस्तान बेचारा जैसे तैसे उसकी ज़िंदगी कट रही है। रही सही कसर जो थी वो पहले इमरान खान ने खराब कर दी, अब जितना बचा था वो बाढ़ ने खराब कर दी। तो दुश्मन जो है लेवल का होना चाहिए, ऐसे ना कि किसी को भी दुश्मन बना के बैठ जाओ। जिंदगी में दुश्मनी भी करो तो ऐसे इंसान से करो कि मतलब कि लगे लोगों की किससे पंगा ले लिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से दुश्मनी करो, वरना कोई फायदा नहीं है चिंदीगिरी करने में, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक अभी बताऊं, यहाँ पर एक दोस्त है, ठीक है, तो मतलब बैठे बैठे कई बार बातें करने लगते हैं। तो वो स्टेट डिपार्टमेंट में मतलब एक तरीके से वो जो ने एक तरीके से स्टेट, जैसे आप लोग यूपीएससी का पेपर देते हैं ऐसे ही जो स्टेट पीसीएस का पेपर होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू गया वो, तो स्टेट डिपार्टमेंट में वहाँ पर उसको एक ठीक पोस्ट मिल गई। तो उसका दोस्त है, तो उसके पास में कॉल करता है कि यार यहाँ पर पुलिस वाले ने पकड़ लिया यार, मेरे से 200 रुपये मारे, छुड़वा दे भाई। तो एक बात बताऊं, रिलेशनशिप अगर आप लोग किसी इंसान के साथ में रखनी है तो आप लोग को उस इंसान की हैसियत पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोग चिंदीगिरी करने लगो जाकर, ठीक है। 200 रुपये के लिए आप लोग फोन कर रहे हैं ऐसे इंसान के पास में जो गजेटेड पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो इससे आप लोग सामने वाला कुछ दिनों बाद क्या करेगा, फोन उठाना बंद कर देगा, ठीक है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। बाकी स्टेट की बात चली रही है तो मैं छोटा सा बोलना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप लोग स्टेट की बात करते हैं, जो बातें मैंने आप लोगों को सेंटर लेवल पर बताई हैं, ये सारी बातें आप लोग अपने अपने स्टेट पर देखना। जैसे यहाँ पर यूपी के बारे में बात की जा रही है, तो सोलर हो गया, विंड हो गया, बायो हो गया, ये रूफ सोलर हो गया, तो लार्ज स्केल सोलर हो गया। तो इससे क्या होगा, अब आप लोग देखिए सेंटर लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अलग काम हो गया, जब आप लोग स्टेट की तैयारी करते हैं तो कुछ डेटा ऐसा होता है जो खुद से आप लोग उसको एक तरीके से सर्च कर सकते हैं हल्का फुल्का कि स्टेट के अंदर में, हालांकि क्वेश्चन तो सेंटर लेवल के ही पूछे जाते हैं आज के डेट में, चाहे लोग किसी का भी एग्जाम दे लो, पर लेकिन ये आप लोगों को इंटरव्यू में बड़े काम आ जाते हैं, ठीक है। या फिर लोकल लेवल पर कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसमें आप लोग उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डेटा जो है आप लोगों को तैयार करके यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाह रहा था। यानी कहने का मतलब ये कि यार एक बात है कि पेटी बांध के रखो, ठीक है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, पर प्रेजेंट टाइम पे पेटी बांध के रखो। तो गवर्नमेंट ने अचीवमेंट है काफी, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, एथेनॉल को काफी शानदार तरीके से यूटिलाइज करने की बात की, ठीक है। तो 10% एथेनॉल जो अभी मिक्स करने की बात की जा रही है, 90% पेट्रोल उसको और बढ़ा रहे हैं, अभी उसको 20 करने की बात की जा रही है एथेनॉल को आने वाले 5 साल में, यानी कि 2025 तक, अब तो 3 ही साल बचे हुए हैं, तो उसको एथेनॉल की बात की जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर बात की गई थी कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, आजकल लोग अपनी गाड़ी के अंदर में सीएनजी लगवा रहे हैं। सीएनजी मतलब क्यों लगवा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया बहुत ज्यादा है, डीजल का प्राइस भी आप लोगों को आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है, सीएनजी का प्राइस जो है वो थोड़ा सा डाउन है। तो गवर्नमेंट ना तरकीब लगाती है, लोगों को बोला कि यार आप लोग अपनी गाड़ी में गैस लगवा लो, लोगों ने नहीं माने, ठीक है, लोगों ने नहीं माने। लोगों को बोला गवर्नमेंट ने कि भाई साहब आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लो, लोगों ने नहीं मानी। क्यों? क्योंकि जो चीज चल रही है, इंसान कंफर्टेबल जोन में है, तो फिर इंसान क्यों चेंज करे। एक इंसान जैसे तैसे करके 5-7 लाख रुपए गाड़ी खरीदता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिले तो वो उसके ऊपर बिना प्रेशर के तो वो निकलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर इतनी सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा टैक्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइस 100 से नीचे आने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब लोग सीएनजी लगाते घूम रहे हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चल रहे हैं, यार ये सोल्यूशन है अच्छा कम से कम। तो इस तरीके से फोर्स करना होता है, तो आप लोगों को भी अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। जिस जोन में आप लोग चल रहे हो ना, उस जोन में से अगर आप लोगों को अपने आप को निकालना है तो फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना, सौभाग्य आप लोग देखते हैं, तो वो सारे ऐसे प्रोग्राम है। एलईडी बल्ब चलाए गए ताकि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर वे में हो सके। नेशनल स्मार्ट ग्रिड लगाए गए ताकि लोग अगर कोई सोलर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस उसने कर लिया तो भाई साहब ऐसा कर कि बेच भी दे उसको, पैसा कमा लेना तू अपना, इस तरीके से। और इसी के साथ में वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी काफी फायदा देखने को मिलता है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने अभी उसको प्रस्तुत करना बंद कर रखा है, उसमें कुछ लूप होल थे, पर लेकिन याद रखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं सारी, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, तो इसके ऊपर काम करना है। बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है इसके ऊपर, जैसे कि आप लोग यहां पर देखते हैं इंडिया के सेल्फ रिलायंस एनर्जी सेक्टर में होने के, गैस बेस इकोनॉमी, एक तरीके से एथेनॉल को यूज करना है, उज्ज्वला योजना हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए भी। क्यों बोल रहा हूं, क्यों इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब सजेशन देने की बात आती है तो भाई साहब अपने खुद के सजेशन नहीं लिखने हैं, वहां पर जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वही आप लोगों को सजेशन लिखने हैं जो आप लोगों के इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज में प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तभी आप लोगों का आंसर एक ऑथेंटिक आंसर माना जाएगा। और क्वेश्चन कब पूछा गया, 2013 में पूछा गया। बोला गया कि एक छोटा सा नोट लिख दो यार इसके ऊपर, एनर्जी कॉरिडोर जो कि हमारी कंट्री में प्रॉब्लम को दूर करेगा, कन्वेंशनल जो एनर्जी है उसके बारे में। फिर क्वेश्चन पूछ लिया 2020 में, क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए एनर्जी के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर सोलर एनर्जी के बारे में पूछ लिया,
ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रीजनल वेरिएंट है डेवलपमेंट में, इसको आप लोग एक्सप्लेन करना है। फिर 2022 में क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ जाता है। ये आप लोग समझिए, यहाँ पर समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर एनर्जी कैसे चल रही है आप लोग की। 13 में पूछा गया, 20 में पूछा गया और 22 में पूछा गया। तो यानी कि एनर्जी एक ऐसा टॉपिक होने वाला है, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। जब भी आप लोग की ये कॉन्फ्रेंस और पार्टी देखने को मिलती है, 26 कहां पर हुई थी, याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो मुझे भी दिलाओ, ठीक है। 27 कहां पे हो रही है, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, फिर से याद दिलाओ। ये सारी चीजें इतनी बार पढ़ा चुका हूं, अगर अब भी याद नहीं आ रहा है तो वैसा मुर्गा बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, समझ जाइए अब जा, ठीक है। तो मतलब देख लेना, अगले दिन जब आंसर बताऊंगा तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और पहले देखिए, जिसको आंसर नहीं मिल पाते वो याद रखिए, आज का जो आंसर है ना, जो मतलब आज की वीडियो में जो आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो आंसर कल के हैं। और कल के आंसर अगर डिटेल में आप लोगों को देखने हैं तो कल की वीडियो के नीचे जाना, एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कमेंट में पिन करता हूं, जैसे एसएलवी कमांडो बनते हैं, उस कमेंट में सारे आंसर रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आज के एसएलवी कमांडो कौन है, बहुत शानदार तरीके से आंसर देंगे यहाँ पर हरमन कौर के द्वारा। डिटेल में आप लोग देखिएगा, पिन कर रखे हैं मैंने इनके आंसर, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। इसी के चलते यहाँ पर निशा के द्वारा भी अच्छे आंसर दिए गए। तो बहुत सारे बच्चे बहुत डिटेल में अच्छे आंसर दे रहे हैं। आप लोग खुद देखो, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को अगर आप लोगों को याद करना है तो ट्रिक भी लिख डाली इन्होंने, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स जो होती हैं एग्जाम में तब आप लोगों को काम आती है जब माइंड पर प्रेशर रहता है और ऐसा लगता है कि भाई साहब क्या हो गया भाई, तो उस टाइम पर आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा देखेगा तो ताकि कोई दिक्कत देखने को मिले। अरे हाँ, एक बच्चे के द्वारा मुझे रात सेंड किया गया, ये कह रहा है कि सर एसबीआई के पीओ की वैकेंसी आने वाली है, सर बता देना बच्चा। मैंने कहा ठीक है यार। कभी कभी ना क्यूट क्यूट बातें करते हैं आप लोग। एसबीआई की भी आ चुकी हैं, एसएससी की भी आप लोगों की वैकेंसी आ चुकी हैं। ये सारे पेपर आप लोग दे सकते हैं। यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर ये पेपर आप लोग निकाल लेते हैं तो यूपीएससी के जब एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग जाकर बैठोगे, आप लोग मेंस लिख रहे होगे, तो माइंड पर प्रेशर जो है वो काफी कम होगा। तो कम से कम एक एग्जाम निकाल कर जाना एक तरीके से, अगर आप लोग एक ठीक तैयारी कर चुके हो। मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों का पेपर बचा है। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी एसबीआई की इससे मान लीजिए वैकेंसी आ रही है, ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का काम निपट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर साइड में आधा पौना घंटा अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो क्या बिगड़ रहा है, आगे सी सेट में काम आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो मतलब ये है कि अगर अभी इनिशियल फेज में आप लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया, उनके लिए नहीं कह रहा जो एक तरीके से अपना बिल्कुल पीक पर चल रहे हैं कि बस भाई साहब निकलना ही निकलना है, तो साइड में एक जॉब ले लेनी चाहिए। कहीं कहता है ना, बी प्लान नहीं बनाना चाहिए। देखो यार, वो बी प्लान वाला सही है अपनी जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत चीज़ है कि बी प्लान नहीं बनाना चाहिए। बी प्लान नहीं बनाना चाहिए उन लोगों के लिए जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, जो कि 100% कॉन्फिडेंट है, ठीक है। पर लेकिन अगर लग रहा है कि कहीं पर कोई भी इस तरह की कंडीशन बन रही है, तो देखिए समझदारी, प्रैक्टिकलिटी में चलना चाहिए। क्योंकि कई सारे जिंदगी में कई सारी प्रॉब्लम है, कई सारे लोगों की लाइफ में, ठीक है। पता चला घर पे जो है जैसे तैसे काम चल रहा है, 1 साल दे सकते हैं घर वाले, उसके बाद में तो कोई शादी कर देगा, या फिर पता चला कुछ और दिक्कतें आ रही हैं। तो जिंदगी में ऑल्टरनेटिव अगर रहेंगे तो आप लोग कंफर्टेबल रहोगे, वरना फिर प्रेशर पड़ना माइंड पर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर लगे कोई ऐसा काम है, एक दो महीने की कोई जॉब है, उसको फटाफट मेहनत करके आप लोग निकाल सकते हो, तो जॉब लेकर बैठते क्यों नहीं हो, ठीक है। आराम से फिर तैयारी करो अपने हिसाब से, जिस तरीके से आप लोग करना चाहते हो। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। और बस लग रहा है कि नहीं यार किसी की सुननी नहीं है और लग के बिल्कुल बस यूपीएससी निकालना है, तो ऑल द बेस्ट यार, उसमें भी कोई कमी नहीं है। पर अपने आप को थाम पा रहे हो, पहले अपना नेचर भी चेक कर लेना एक बार। ये मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो कंफ्यूजन जहां भी हो उसको दूर कर ही आगे बढ़ा करो, माइंड में चीजों को थोड़ा सा क्लियर रखना स्टार्ट कर दो, सारी चीज सुधर जाएंगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। सेल्फ रिलायंट अगर बनाना है एनर्जी सेक्टर के अंदर में, तो ये सारे प्रोग्राम है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिए यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी जो मैंने बताया कितना एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, फिर यहाँ पर बात की जा रही है कि सोलर टैरिफ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ये बिजली और सौभाग्य के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, तो पेयर में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट कर लो एक बार और फिर आंसर देख लेना। यहां पर आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन वाली वीडियो जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं संडे में आती है, वो वीडियो आप लोगों की आएगी। एक आध दिन आगे पीछे हो जाती है किसी रीजन की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से, तो ये टेंशन मत लेना कि नहीं आएगी, ठीक है। एक बार स्टार्ट कर दी है तो भाई साहब स्टार्ट कर दी, अब गड्डी रुकेगी नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब एक तरीके से जो काम बोल दे तो करना है। अब सुबह 6 बजे बोल दे कि उठना है, अब 6 बजे उठ रहे हैं ना सारे, तो ये आप लोगों को अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग अपने आप को किस जोन में देख रहे हैं, ठीक है। तो कंफर्टेबल जोन में चीजों को आगे लेकर चलते रहो, कोई भी कंफ्यूजन होने की, कोई भी कंफ्यूजन आने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से सुनिएगा, ये तो हर जगह कवर किया गया। लिटरली आप लोग जाकर चेक करोगे, हमारी कंट्री में अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आई गई है। तो सबसे पहले तो यहां पर जो सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ रही है, ये शब्द कई बार कई सारे लोगों को दिक्कत पड़ देता है। ये लॉजिस्टिक का मतलब क्या है,
मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो तामझाम, यानी कि जो भी आप लोगों को सामान लाना है, ले जाना है, बेचना है, तो उसमें पूरा जो प्रक्रिया चाहिए वो लॉजिस्टिक है। ठीक है, आप लोगों को जैसे एग्जाम निकालना है, ठीक है, तो आप लोगों के पास में जो भी रिसोर्सेज है इनका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए लॉजिस्टिक का काम करेंगे आप लोगों को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। तो ये इस तरीके से लॉजिस्टिक शब्द यूज किया जाता है। वैसे लॉजिस्टिक का मैंने मीनिंग भी यहाँ पर डाला है। लॉजिस्टिक को यहाँ पर संभार तंत्र बोला गया हिंदी में, जब मैंने गूगल ट्रांसलेशन किया इसका। ठीक है, तो बिजनेस अगर आप लोग करना है तो लॉजिस्टिक का एम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई करना और डिलीवर करना गुड्स को, यानी कि जो भी सामान होता है। जैसे मैंने बोला अभी फ्लिपकार्ट और ये अमेजन, ये मिंत्रा, ये सब जो इनकी सेल चलती है, तो ये सामान लाना ले जाना जो आप लोगों को पहुंचाते हैं सारी चीजें, तो कहीं पर स्टोर भी करते होंगे, तो वो स्टोर करना फिर आप लोगों तक पहुंचाना, ठीक इस तरीके से। तो पूरा सिस्टम जो प्रक्रिया काम चलती है ये लॉजिस्टिक में आता है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कि हमारी कंट्री में जो गति शक्ति, जो मास्टर प्लान यहाँ पर लाया गया, ये पूरा काम लॉजिस्टिक के ऊपर कर रहे हैं। कोई भी चीज अगर आप लोग कहीं लानी ले जानी है तो एक बात तो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हमारे पास में 4 ट्रांसपोर्ट के मीडियम है। सबसे नॉर्मल जो आप लोगों ने सुना है, जो आप लोग हर टाइम देखते हैं, वो है रोडवेज। कहीं भी सामान ले जाना है, इवन आप लोगों को रूम का भी सामान शिफ्ट करना है कि हाँ आज यहाँ रूम है, कल को वहां पर जाकर रूम लेना है, तो आप लोग क्या करोगे? कोई छोटा हाथी लेकर आओगे, ठीक है, कोई ऑटो लेकर आओगे, ऐसा भी हो सकता है कोई रिक्शा लेकर आ जाए, उसमें सामान रख कर ले जाए। ठीक है, एक दोस्त था उसका रूम उसने चेंज करना था, एक अंकल था उसके साथ बहस हो गई, तो उसके पड़ोस में दूसरा रूम लेना था, तो रिक्शा वाले अंकल को उठा के लाया, रिक्शा वाले अंकल के पैर में चोट लगी तो बोला कि रिक्शा दे दो थोड़ी देर के लिए मेरे से 50-100 रुपये आप ऐसे ही ले लेना। ठीक है, तो सामान रख के अपना कराया काम। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो रोडवेज से सामान ले जाना जो है वो आप लोगों को जो जितना महंगा पड़ता है, अगर इनकी नंबरिंग करने के लिए आ जाए तो वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा सस्ता अगर सामान कहीं ले जाना है तो वो पड़ता है वाटरवेज से। पहला नंबर सबसे सस्ते में आता है वाटरवेज पर, जहां से आप लोग सामान आसानी से ले सकते हैं और यहां पर खर्चा काफी कम आता है। ठीक है, दूसरा जो सबसे कम खर्चा आता है वो आता है रेलवे के अंदर में। रेलवे के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा मालगाड़ी चलाई जाती है बाकायदा इसी काम को करने के लिए। तीसरा जो सबसे जो कम खर्चा है तीसरे नंबर पर, वो है यहाँ पर रोडवेज। रोडवेज से महंगा पड़ता है। और भाई साहब यहाँ से तो सोचो मत लेना, हवाई वे से, यहाँ से तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही होंगी वही जाती हैं फिर। ठीक है, तो चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से पूछना कि यहाँ पर जिस भी कंट्री का जो वाटरवेज जो शानदार तरीके से डेवलप है, उस कंट्री का सामान को लाने ले जाने का खर्चा जो है काफी कम है। आप लोग बोलोगे सर इसका हमको क्या फायदा है, हमको क्यों बता रहे हो राम कहानी, ये कथा? इसके पीछे आप लोगों का फायदा ये है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर सामान है, ठीक है, आप लोगों को मैं मैप पे लेकर चलता हूं। एक पर्टिकुलर सामान है, हम लोगों ने यूएसए से लिया और यूएसए से हम लोगों ने हवाई जहाज में लिया, शानदार तरीके से डिलीवरी मार दी इंडिया के अंदर में। ये लाने के लिए जो यहाँ पर एयर ट्रैफिक फ्यूल जो आप लोग यहाँ पर यूज करोगे, एयर टर्बाइन फ्यूल है जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी कीमत जो है वो काफी ज्यादा महंगी है। ठीक है, तो इसका मतलब काफी ज्यादा महंगी जब यहाँ पर ये हो गई तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि अब जनता से यहाँ पर इसका जो है खर्चा निकाला जाएगा। ठीक है, मतलब जो एयर मतलब एरिया नहीं, सॉरी, इसको एविएशन बोलेंगे। ठीक है, एविएशन फ्यूल प्राइस आप लोग बोल सकते हैं, बेसिकली आप लोग एविएशन फ्यूल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एटीएफ जो है यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल नॉर्मली शब्द यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड है जो आप लोगों को बता रहा हूँ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बहुत ही महंगा होता है, हवाई जहाज में यूज किया जाता है। अगर उसी सामान को हम लोग पानी से लेकर आएंगे, आराम से घूमते फिरते आएंगे अपना चाट पकौड़े खाते हुए मजे में, ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी सस्ता पड़ेगा। तो वो सामान जो यहाँ पर आएगा उसका बोझ, उसका इन्फ्लेशन का प्राइस जो है वो जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये सही तरीका यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर पानी के थ्रू सारा माल मसाला लाया जाता है। इसी के ऊपर काम करने के लिए हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये अभी लॉन्च की गई है दिल्ली के अंदर से। और इसका टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी हम लोग को इस फील्ड में काम करना है। मतलब क्या, जल्दी से जल्दी काम करना है। कुछ महान विज्ञानियों के द्वारा यह बात बोली जाती है कि अगर हम लोग अपनी कंट्री में लॉजिस्टिक के ऊपर काम करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर आज के डेट में हमारी जीडीपी का 14% यानी कि 14% जो है हम लोग सामान को लाने ले जाने में खर्च कर देते हैं। चाइना ये 10% के करीब करता है। तो सोचो हम लोग अगर घटाकर इसको नीचे ले आए तो कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यूएसए तो और भी नीचे आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, जो इससे भी कम खर्चा करता हुआ यहां पर नजर आता है। यानी कि अगर जीडीपी का इतना सारा खर्चा जो है आप लोग इन्हीं चीजों में कर पा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जरूरी है कि आप लोगों को इनको सॉल्यूशन में आप लोगों को लाना पड़ेगा। जो ये चीजें हम लोग इस तरीके से खर्च कर रहे हैं तो इतना ही बर्डन जो है वो फिर हमारी जनता पर पड़ेगा। तो जनता का बर्डन अगर आप लोगों को रोकना है तो इसका सीधा सीधा मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब है कि लाने और ले जाने का खर्चा आप लोग कम करना पड़ेगा। यूएसए में लगभग आप लोगों को 8% के करीब देखने को मिलेगा। तो सोचो हम लोग अगर 8% पर अपनी कंट्री का लेकर आते हैं तो कितना ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा।
तो जो पॉलिसी है इसका कुछ नज़ारा ऐसा है, यहाँ पर ये ई बुक है इस नेशनल पॉलिसी की, ठीक है। गति शक्ति यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है और ये पूरा यहाँ पर खाका आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक, ठीक है। ग्लोबल जो बेंचमार्क है उसमें लेकर आनी है, ये 2030 तक का टारगेट लाया है। परफॉर्मेंस जो इंडेक्स भी आप लोगों को यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2000 जो यहाँ पर 30 तक का 25 पर लेकर आना है, अभी काफी नीचे हम लोग चल रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये काफी शानदार तरीके से हम लोग चीजों को एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तैयार करना है। तो इसमें आप लोग देखते हैं अलग अलग एरिया में सामान को लाने ले जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इससे हमारे देश में काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है इसी के ऊपर यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है और बार बार पीएम गति का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में गति देगा। जैसे रोडवेज की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, रेलवेज की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर, हेलीपोर्ट, ये सारी चीजें, ट्रांसमिशन नेटवर्क शानदार तरीके से, 4G कनेक्टिविटी, अब तो 5G की बात चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सारे वो एरिया है जो कि एक बेस प्रोवाइड कराते हैं किसी भी चीज को। सोचो 5G की कनेक्टिविटी आ गई इंटरनेट की, तो कितनी सारी चीजें और स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएंगी, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को बताऊं, कई बार ना बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो बहुत सारे इश्यू निकल कर यहाँ पर आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मैंने कहा वीडियो का पता नहीं क्या होगा, टाइम पर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो फिर भी ताम झाम छोड़ के आप लोगों तक टाइम पर चीजें पहुंचाई जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर कल को पता चल गया मुझे कि भाई साहब 5G सर्विस आ रही है और मुझे बस 3 मिनट लगेंगे वीडियो को अपलोड करने में, तो एक तरीके से कम मैं पूरा टाइम जो है दूसरी चीजों में लगा पाऊंगा कि हाँ मुझे पीपीटी बनाने में इतना टाइम लगाना है, वीडियो को रिकॉर्ड करने में इतना टाइम लगाना है, अपलोड करने में इतना टाइम बनाना है, कम से कम मुझे पता है कि वहां पर टाइम खर्च नहीं होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सोचने वाली है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करेंगे तो काफी सारी चीजें यहाँ पर सुधरती हुई नजर आएंगी और उसी के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर ये पॉलिसी हमारे देश के अंदर लेकर आई जा रही है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर ये पॉलिसी देखने को मिलेगी, दुनिया भर की कंट्री जो है वो इस फील्ड में काम कर रही है शानदार तरीके से, ताकि इस चीजों को निपटाया जा सके सही तरीके से। और इनके ऊपर जितनी डिपेंडेंसी रहेगी उतनी देखो एक तरीके से खर्चा तो उतना ही होने वाला है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। पर लेकिन प्रोडक्ट को लाने ले जाने में अगर खर्चा हम लोगों ने कम कर लिया, स्टोर करने में खर्चा कम कर लिया, तो कितना अच्छा यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, उनको इसके चलते दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। 5वीं दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है यार, कुछ तो काम इसमें करना पड़ेगा ना। तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें बोली गई हैं। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि कैसे कैसे हम लोग अभी चीजों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखी। डोमेस्टिक से हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में चीजें किस तरीके से कॉम्पिटेटिव चीजें वो आप लोग देखते हैं, नहीं एक तरीके से कि हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हम लोग कैसे यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो उसको कम करना चाहिए हम लोगों को। लॉजिस्टिक कॉस्ट मैंने बोला अभी 14 है यहाँ पर, ठीक है, तो 14 से 18 के लगभग है, 8 तक उसको लेकर आना है 2030 तक का। करंट यहाँ पर 16 आप लोगों इसके बीच में देखने को मिल रही है। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आने वाले टाइम में टॉप 10 पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2030 तक का, तो क्या दिक्कत है। आज की डेट में कितने 44 पर बैठे हुए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जिसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके चलते हम लोगों को एक प्रॉपर एक सिस्टम, एक इफिशिएंट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हमारे जो डिसाइड किए गए टारगेट है उसमें हम लोग को सपोर्ट कर सके। तो एक तो डिजिटलाइज करना चीजों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिजिटल यहाँ पर तो डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको बिल्डिंग करने के कुछ ब्लॉक बनाए गए हैं, जैसे डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो डिजिटल हो गया तो कहानी खत्म हो गई। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर ULIP भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ताकि जो भी सारी चीजें उनको प्रॉपर में एक जगह लेकर चला जाए। तो यहाँ पर एम है कि कोलैप्स किया जाए ऑल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिजिटल सर्विस इनटू द सिंगल पोर्टल, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। यानी कि मॉल बना रहे हैं भाई साहब, मूवी भी देख लो, खाना भी खा लो, सामान भी खरीद लो और एंजॉय करो और निकल लो, ठीक है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगी, डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉपर में सिस्टमेटिक में चीजों को प्रोवाइड कराया जाएगा और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान इसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें सबको ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा। यानी कि इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करना फिजिकल एसेट्स को, बेंचमार्क क्रिएट सर्विस स्टैंडर्ड, इसी के साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। तो सारी चीजें ढंग से करेंगे तभी तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ा ना कि एक सब्जेक्ट करके चले जाओगे, सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम जो है वो इसको सपोर्ट करने वाला एक काफी अच्छा सा इनिशिएटिव है। तो एक तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें काम करना काफी जरूरी है। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बनता है तो अच्छे से और अच्छे से लोगों को जॉब भी मिलती है, ठीक है। एक इंसान ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरे ने भी खोल लिया, 2-4 लोगों को तो जॉब मिलेगी ना। तो जो बिजनेस खोलने सही से सपोर्ट करो उनको, ठीक है। तो इनिशिएटिव क्या क्या है सॉरी, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं मल्टी तो गई, 1 मिनट रुको।
और हाँ, पानी पी रहा था, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड एक्ट हो गया 1993 का, पीएम गति स्कीम होगी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो गए, लीड्स रिपोर्ट होगी LEADS, ठीक है। इसी के साथ में डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, सागरमाला, भारतमाला, ये तो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को पढ़ाए भी थे। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं ताकि इन चीज़ों को हम लोग इंप्रूव कर सकें। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पर अगर पूछे आप लोगों से यहाँ पर कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इनिशिएटिव जो लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, तो इसमें कौन सी है, तो सही आंसर आप लोगों को बताना है A, B, C, F, D में कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया, उड़ान का नाम लिया मैंने कहीं पे, यहाँ पर उड़ान का नाम तो नहीं लिया, तो उड़ान को हटा दें यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी में क्या क्या हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, तो यूपीएससी ने ऐसी चीजें आप लोगों से पूछी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सारा, इसका अगर आप लोग सार निकालोगे तो यहाँ पर सारा आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये जो ग्रीन है। तो इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट किया करो इनको क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को दिक्कत देखने को मिले। और क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था, जो अभी 2022 में मेंस हुआ है, ताजा बासी भी नहीं हुआ अभी तो, ठीक है, चल रहे हैं मेंस। तो उसके क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि गति शक्ति योजना के बारे में यहाँ पर बात की गई, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, वो सारी बातें आप लोगों के सामने। तो अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोग लेक्चर सुनोगे तो बहुत सारी डायमेंशन में अपने आप को आप लोग तैयार कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी इस टॉपिक को लेकर आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना और फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहां पर अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही शानदार प्यारी सी एक सोनी सी बॉडी है हमारे देश में, जो कि इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम करती है। पर लेकिन कई बार यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि भाई साहब हम ही देश चला रहे हैं और तो कोई कुछ है ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दूंगा तुम लोगों को, तुम बहुत बदतमीजी काटते हो। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है अभी यहाँ पर कि कोई भी कैश में पैसा नहीं लेगा। पॉलिटिकल पार्टी जो कैश में पैसा ले रही है, तो कैश नहीं लेना है आप लोगों को। अगर जिसको भी पैसा लेना है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को पैसा लेना है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड निकाला है ना, उसमें भी ज़्यादा कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो बता नहीं रहे हो, तो कम से कम लोगों को तसल्ली तो हो कि हाँ यार पैसा जा रहा है, तो अब बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जा रहा है, कोई चेक करने लगे तो उसको पता तो रहे थोड़ा सा। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के अंदर भी और यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर भी। हाल ही में भारत के जो चुनाव आयोग हैं, यानी कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने सजेस्ट करा है कि अमेंडमेंट किया जाए किसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, आप लोगों से डिस्कस किया था मैंने। तो यहाँ पर ताकि अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या बात बोली गई कि यहाँ पर डोनेशन के बारे में बात की जा रही है कि डोनेशन जो है यहाँ पर अगर रूल के हिसाब से जो है, तो ओल्ड डोनेशन जो भी 20,000 से ऊपर के आते हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। डिजिटल या फिर चेक ट्रांजेक्शन यहाँ पर जो है वो होना चाहिए यहाँ पर 2,000 से ऊपर का, ठीक है। ऑल एक्सपेंस अबव द 2,000 मतलब टू द सिंगल एंटिटी पर्सन, ठीक है। इसी के साथ में लिमिट रहती है। कैश डोनेशन के बारे में बात की जा रही है। कैश डोनेशन जो 20% होना चाहिए, तो यानी कि मैक्सिमम 20 करोड़ भी बोला था आउट ऑफ द टोटल जो फंड रिसीव किया गया है। तो ये जो कैश वाला फंड है ना, उसको खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। इसके चलते यहाँ पर कैसे बाहर से फंड आ रहा है उसको अलग रखना है, उसके बारे में बात की जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर इनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब ताकि चीज़ों का पता चल सके, क्योंकि एक संवैधानिक बॉडी है यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। आर्टिकल 324 जो है यहाँ पर पावर प्रोवाइड कराता है और कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा मेंस में। प्रेसिडेंट भी वाइस प्रेसिडेंट भी बोला था ना आप लोगों को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 2 है हमारे देश में, एक 50 का, एक 51 का है, दोनों डिटेल में कवर कर रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो 4 वॉच डॉग हैं, वॉच डॉग मतलब जो कि ध्यान रखते हैं कि देश के अंदर सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है, उसमें से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बाकी का आप लोगों को जुडिशरी देखने को मिलेगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 5 में देखने को मिलता है, इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रखिएगा, इनमें कुछ बताने लायक है नहीं, पर पीपीटी में इसलिए डाल देता हूं ताकि जब रिवीजन करने आप लोग बैठे तो आप लोग कोई दिक्कत ना हो। तो इनको डाउनलोड जरूर कर लिया करो। डाउनलोड करने के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाता है। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर। इसी के साथ में अगर आप लोगों को यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी है
तो वीर तालियान के नाम से जो यहाँ पर ये ग्रुप है, इसमें जाकर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो SLV PDF पर आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अभी आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर SLV PDF पर जाकर, एक सेकेंड, इंग्लिश के टोटल आप लोगों के 92 सेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश कैसे बोलनी है आप लोगों को, उसके ऊपर कई सारे सेशन आप लोगों के हो चुके हैं, तो इनको आप लोग जरूर देखिएगा। ये सारे सेशन आप लोगों के जो मैंने यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए गए यहाँ पर, ये सारे हिंदू के अंदर आए हैं आप लोग, ठीक है। बाकी ये आप लोग सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों को नोट्स भी मिल जाते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन के बारे में इंग्लिश और हिंदी में दोनों जगह आप लोगों की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें यार आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है इनका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं और एक सही सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई को एक डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये और बातें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं और अलग अलग भी यहाँ पर आर्टिकल प्रोवाइड करा दिए। आर्टिकल 324 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये 325 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टैटिक और बेसिक चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों को हालांकि अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर बोला जा रहा है, डू यू थिंक वोटर्स मस्ट नो द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। आप लोग क्या लगता है कि क्या जो वोटर्स मतदाता है, चंदा कहाँ से आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के पास में, क्या उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह किस किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। स्टेट पीसीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इवन यूपीएससी भी कई बार पगला जाती है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये है चीजें। अगर बात की जाए एक और क्वेश्चन है वैसे यहाँ पर, ये 2017 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। बोला जा रहा है कि जो कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो 5 मेंबर बॉडी है। आप लोग क्या लगता है 5 मेंबर की बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है? पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे दी इसने, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो डिसाइड करती है इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बोथ, जो यहाँ पर जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतनी पावर दे देंगे, वो सॉरी होम मिनिस्ट्री को पावर दे देंगे तो फिर तो हो लेगा ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आप लोग यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी। कई सारे तो कॉमन सेंस आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर की बॉडी है और इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पर इसके हाथ में पावर रहती है किस तरह की चीज़ों को डिसाइड करके इसको चलना है। बाकी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजोल्व करता है डिस्प्यूट, अगर यहाँ पर निकल कर आता है पार्टी के सिंबल को लेकर या कोई भी मुद्दा, तो इसके हाथ में पावर रहती है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से और ये क्वेश्चन लिखने के लिए दे रहा हूं, उसका बेसिक पर्पज यार ये रहता है कि आप लोग ढंग से पार्टिसिपेट करो और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोग दो। हर एक आर्टिकल के बाद में आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है एमसीक्यू और आंसर राइटिंग के लिए। तो समझो यार इसके पीछे जो बेसिकली एक बच्चा कह रहा है कि सर 4 क्वेश्चन दे दिए लिखने के लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, मेरे भ्राता, इसका बेसिक पर्पज ये है कि चारों के चारों अगर आप लोगों को टाइम लग रहा है तो आप लोग लिख लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि वरना चाहूं तो मैं भी आप लोगों को 1 क्वेश्चन दे सकता हूं या फिर 2 क्वेश्चन दे सकता हूं, ठीक है। पर लेकिन पर्पज यही रहता है कि मान लीजिए आप लोगों को कोई एक आर्टिकल बड़ा अच्छा लग गया, ठीक है, और कुछ नहीं तो कम से कम मन नहीं कर रहा है आंसर लिखने का, तो फिर भी कम से कम एक आंसर तो लिख लो ना यार। इतने सारे आर्टिकल में से इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ही एक ही क्वेश्चन दिया, 2 ही क्वेश्चन दिए, तो उसमें से आप लोगों का मन नहीं किया लिखने का, तो कम से कम मन को बनाए रखो। एटलीस्ट जिस दिन मन ना करे उस दिन भी कुछ लिख लो। ये है बस मेरा पर्पज, ठीक है। अब आप लोग इसके पीछे की भावनाएं समझ सकते हो, वरना टाइम लगता है इन चीज़ों में। ये ऐसा तो नहीं कि हवा में बन जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको फ्रेम करने में और यूपीएससी के स्टैंडर्ड पर बनाए रखने में तो आप लोग देखोगे उठाकर तो चीज़ें एक फिर उस तरीके से लगती है। तो मेहनत को थोड़ा सा, मतलब मेहनत खुद नहीं कर रहे हो तो कम से कम मेहनत को मजाक भी मत बनाया करोगे, सर ये क्या कर रहे हो 4 क्वेश्चन दे मैं तो एक भी ना दूं यार, अगर तुमको नहीं लिखना बता दो मुझे, कल से एक भी क्वेश्चन नहीं देने का हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं दूंगा। सोचो आर्टिकल डिस्कस करूंगा, निकल लूंगा, फालतू में माता पच्ची क्या करनी है। ये क्वेश्चन जो लगाए जाते हैं इनके पीछे कुछ मेहनत हो रही होगी ना। ये जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये करने ही नहीं है, कुछ भी मेहनत ही नहीं करनी है, आर्टिकल डिस्कस किए और निकल लिए, बात छुट्टी लगाते रहो, करते रहो प्रैक्टिस। तो मेरे लिए तो यार आसान ही है, फालतू में इतना मतलब जो ये 1.5 घंटे का लेक्चर रहता है ये भी घट के और आधा हो जाएगा, 1 घंटे के फिर में लेक्चर भी नहीं बढ़ जाएगा। तो फालतू का जो टाइम लगता है इसी में तो लगता है। बताओ कल से ही कर देता हूँ स्टार्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बता दो। तो मैंने कहते हैं कि रिमोट हाथ में है, बस बटन दबा दो, चैनल तुरंत चेंज हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यार चीज़ों को अगर की जा रही है, अगर नहीं लग रहा है कुछ गलत चल रहा है तो फिर फीडबैक दो, क्योंकि मुझे तो पेपर देना नहीं है यार, आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग ही इंजॉय नहीं कर रहे तो फिर मतलब भी नहीं हो चीज़ों कुछ, ठीक है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंजॉय करते रहो। दोस्तों एक काफ़ी बड़ा इशू है जो प्रेजेंट टाइम पर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, ये है बेसिकली हिजाब इशू।
हिजाब जो मुद्दा है यहाँ पर ये कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी में जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहनकर स्कूल में या फिर कॉलेजेस में आ सकती हैं। तो इसके चलते यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब कर्नाटक गवर्नमेंट से यहाँ पर ये बात पूछी तो यहाँ पर बोला गया कि जो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आता है तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये बोला है कि ना तो कोई यहाँ पर हिजाब पहन के आएगा, ना ही कोई गमछा वगैरह डाल के आएगा अपने गले में। किसी भी तरीके से अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ रहा है तो वो न्यूट्रल वहाँ पर उसको होकर आना चाहिए। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर ये बात बोली। पहले ये मैटर पहुंचा था हाई कोर्ट के अंदर में, हाई कोर्ट ने बोला कि सही है क्या हुआ कि इसको बैन कर दिया, ठीक है। तो ये मुद्दा यहाँ से निकल कर आया। पर अभी जो मुद्दा है यहाँ पर ये एक ऐसा इश्यू है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ईरान के अंदर में हिजाब ने पहनने की वजह से एक महिला को यहाँ पर पीटा गया था अभी और उसकी डेथ हो गई थी। बहुत बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली थी। तो अभी यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोला अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक ऐसी फैमिली से आता है जहाँ पर हिजाब पहनना जरूरी है उस फैमिली के अंदर में, और अगर वो लड़की हिजाब पहन के घर से बाहर नहीं निकलने दे देंगे उसके घर वाले उसको, और अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेगी तो उसकी एजुकेशन जो है वो यहाँ पर छूट जाएगी। यानी कि हिजाब के चलते उस पर्टिकुलर लड़की की एजुकेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। तो रिलीजन और एजुकेशन के बीच में किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को ये बेसिकली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसके चलते यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि पार्ट 3 के अंदर में संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में जब आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जाती है और किस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, ये मेनली आर्टिकल 25 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर मुद्दा एक तरीके से रिलीजन के साथ तो कनेक्ट था, पर लेकिन अभी यहाँ पर अगर रिलीजन वर्सेज एजुकेशन भी देखा जाए, क्योंकि जिन महिलाओं को हालांकि स्कूल में आने नहीं दिया गया उनको या फिर कॉलेज में, तो फिर उनको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये है पर्टिकुलर मुद्दा। अभी ये और भी आर्टिकल इसके ऊपर आएंगे तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं कल को चलकर अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बने तो, ठीक है। एक यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है छोटी सी। यहाँ पर अभी राजनाथ सिंह जी जो हैं वो 2 दिन की विजिट पर है, कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर में। तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो इजिप्ट के अंदर यहाँ पर जो विजिट की जा रही है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की, तो इजिप्ट के साथ में हमारे डिफेंस रिलेशन को आगे लेकर हम लोग चलने वाले हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सिसी, ठीक है, तो उनके साथ में यहाँ पर ये मिले। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर सके। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया का फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट, लिथियम आयन बैटरी के बारे में आप लोगों ने सुना है कई बार क्या लिथियम आयन बैटरी के बारे में बात की जाती है। तो उसका बेसिक फायदा क्या होता है, ताकि हम लोग इन बैटरी का इस्तेमाल कर सकें अपने जो भी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे देश में इंडिया का पहला लिथियम सेल प्लांट जो है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है, याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश जो कि तिरुपति है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये चीज होगी। तेलंगाना के अंदर एक यहाँ पर, ये तो आंध्र प्रदेश की बात हो गई। देश की अभी पहली फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, हमारे देश में स्टेब्लिश की गई अभी तेलंगाना के अंदर में। पर लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोगों से यहाँ पर और अंदर घुसकर कोई पूछ ले कि ये तो फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर में कब स्टेब्लिश किया गया था, तो काफ़ी पुराना है, वो बात की जा रही है 1906 की, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने के टाइम की बात है, यानी कि अंग्रेजों के ज़माने का जेलर आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों को आप लोग कंपेयर करके अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों को हल्का सा कम से कम आइडिया ना इसके बारे में होना चाहिए। अब तक देश में दुनिया में तीसरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले ओनली रसिया और चाइना में आप लोगों को यहाँ पर ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में था, तीसरे नंबर पर हमारे देश में है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो ये तेलंगाना के अंदर वो हो गया, तो आंध्र प्रदेश के अंदर लिथियम सेल प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया का पहला। तो इसके चलते 270 जो मेगावाट का प्लांट है यहाँ पर 60% जो इंडिया की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है,
तो उसके ऊपर यहाँ पर ये काम करेगा। मोबाइल फ़ोन या फिर जो भी आप लोग आज के डेट में जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसके अंदर जो भी बैटरीज यूज़ की जाती है, ठीक है, प्राइमरली चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, हांगकांग, यहाँ से हम लोग खरीद कर लेकर आते थे। तो लिथियम आयन बैटरी अब आप लोगों को देखने को मिलेगी। लिथियम आयन लार्जेस्ट जो आयन बैटरी प्लांट है गुजरात के अंदर में, तो ये स्टार्ट जो किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इट स्टार्टेड प्रोड्यूस इन मई 2012, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, यहाँ पर ये बात की जा रही है इस बैटरीज के बारे में, ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है सेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना इसको लेकर। इसी के साथ में बैटरी ऑटोमोबाइल और जो यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशन के लिए आप लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को याद होगा ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में मैंने आप लोगों से आर्टिकल काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल, जो बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, जिनको NESTS बोला गया है। ये क्या होता है, ये कई बार न्यूज़ में रहता है जब ट्राइबल कम्युनिटी में एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो ये NESTS इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंट्रल लेवल का और मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर के अंडर में आता है। जब भी किसी मिनिस्ट्री का नाम मैं बोलता हूँ तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों उसके मिनिस्टर का नाम बताना है। रेस्पॉन्सिबल अगर बात करें यहाँ पर कैसे सिलेबस या स्कूल हॉस्टल स्टैंडर्ड होना चाहिए, टीचर्स रिक्रूटमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखती है। और इसी के साथ में जो भी गाइडलाइन होती है यहाँ पर फॉलो की जाती है, उनको इम्प्लीमेंट कर कर। तो यहाँ पर एक तरीके से फोकस भी याद देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी को जब इम्प्रूवमेंट करने की बात आती है तो हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसे मुद्दे हैं जो कि ये सबसे पिछड़े रहते हैं, इसलिए इनको जितना भी इंप्रूव किया जा सके वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसीलिए लोकल एरिया के बेस पर इनके रूल और रेगुलेशन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर अवार्ड है यहाँ पर, देखिए आप लोगों से अलग अलग क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं, कभी अवार्ड के बारे में, कभी पर्सनली न्यूज़ के बारे में। तो कई सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पर इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में कवर की जाती है ताकि वन डे टाइप भी अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। इंस्पायर अवार्ड जिसका नाम है यहाँ पर मनक, यानी कि मिलियन माइंड आर्ग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पायरिंग एंड नॉलेज, तो ये यहाँ पर अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर बात की जाए यहाँ पर तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रेजेंट किया है इंस्पायर अवार्ड टू द 60 स्टार्टअप एंड जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको, तो यहाँ पर टू द यहाँ पर लगभग जो ये आज के डेट में फाइनेंशियल सपोर्ट टू लगभग 53,000 यहाँ पर दी गई। तो जो मनक है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। पार्टनरशिप है यहाँ पर नेशनल इनोवेशन जो फाउंडेशन है 2017। इसी के साथ में ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1 मिलियन ओरिजिनल जो आइडियाज़ या फिर इनोवेशन है उनको रोटेट किया जा सके अलग अलग फील्ड में, ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके। एक क्रिएटिव थिंकिंग और लर्निंग बढ़ाने की कोशिश की जाती है स्कूल के अंदर में। प्रोग्राम जो है यहाँ पर स्पॉन्सर किया जाता है बेसिकली, और जो मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। तो ये ऐसी स्टेटमेंट डायरेक्ट वनडे टाइप एग्जाम में आप लोगों से जो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs आते हैं वहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। कई बार कई सारे हिंदी के शब्द यूज किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, जैसे यहाँ पर लिख दिया ई बाल निदान। निदान मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी चीज का सोल्यूशन निकालना आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर ये, जो कि लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि जो बच्चों के अधिकारों के बारे में यहाँ पर बात करता है, उसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, कई बार देखिए क्या होता है जब चीज़ों को समझा रहा होता है ना, ठीक है, तो कई बार कैसे कई सारे शब्द जो होते हैं उनका जो एक तरीके से ना कुछ बोलना कुछ चाह रहा हूँ कुछ और निकल जाता है कई बार मुँह से। तो यार उसके लिए आप लोग मेंशन कर दिया करो कि सर यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, अगले दिन उसको सुधार लेंगे, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ कि मेरे से कोई गलती नहीं होती है। अगर कहीं पर भी आप लोगों को लगता है कि कोई गलती है, किसी पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट में कोई गलती है, किसी वर्ड को लेकर मैंने कोई गलती कर दी है, तो आप लोग उसको जरूर बता सकते हैं, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि गलतियाँ देखिए यार इंसान से ही होती हैं, तो अगर आप लोग भी कोई गलती कर रहे हैं तो प्रैक्टिस से उसको सुधारा जा सकता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया जब फर्स्ट टाइम लेक्चर लिया था तो ऐसी दिक्कतें देखने को मिली थी कि मतलब मैं 2 महीने तक बहुत ज़्यादा परेशान रहा था। मैंने कहा यार ये कैसे होगा, कभी आवाज़ आगे चल रही है, कभी एक तरीके से उन्हें लिख दिया तो कुछ बाद में चल रहा है, फिर उसको जब उसको आगे चलकर उसको रेंडर कर रहे हैं तो वो वीडियो रेंडर ही नहीं हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें उस टाइम पर फेस करनी पड़ी थी। पर लेकिन चलते हंसते कट जाए रास्ते। तो आज के डेट में यहाँ पर बैठा हूँ तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा अपना परिवार हो चुका है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जा रहा है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ों में आप लोगों को हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए लाइफ में, इससे चीज़ें आप लोगों की सारी आगे चलती रहती हैं, ठीक है। तो गलती अगर होती है, और मैं कहता हूँ आज भी गलती होती है कई सारी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ इंसान जो है एकदम बिल्कुल मशीन की तरीके से काम करने लगेगा। ह्यूमन है, क्योंकि माइंड में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ चलती रहती है, ठीक है।
तो उसको लेकर आप लोग जब भी लगता है तो उसको बता दिया करिए, ओके। और मैं तो वैसे भी बहुत सारी गलती करता हूँ। एक बच्चे ने तो ये बोला अभी कुछ दिनों पहले, कोई पेपर देने गया तो उसने बताया क्या, मैंने कहा ऐसे पहले बताओ कि बेइज्जती कर रहे हो या फिर सच्ची में कह रहे हो कि हाँ सर फायदा हो कह रहे सर आपने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, उस क्वेश्चन में आपने गलती की थी, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मुझे याद रह गया, अगले दिन आकर आपने उसका आंसर सही किया था, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया, थैंक यू सर मैंने कहा ये अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का सीधा सीधा नहीं बोला कि सर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो ऐसे ऐसे भी चीज़ें देखने को मिलती है। तो सही है यार, कुछ दाग अच्छे होते हैं, अगर कुछ गलतियाँ होती है तो सुधार लें, आगे चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा देखिए, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट NCPCR, तो यहाँ पर इसके द्वारा अभी यहाँ पर बात की गई रिवैम्प करने की ऑनलाइन जो पोर्टल है ई बाल निदान। तो ई बाल निदान जो है यहाँ पर ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि NCPCR का, जो मैंने अभी बताया, कंप्लेंट फाइल की जा सकती है यहाँ पर, और जब फाइल की जाएगी उसको पोस्ट को लेबर या फिर एजुकेशन के हिसाब से उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ऐसी छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोग याद रख सकते हैं। ये देखो कितना शानदार चरखा यहाँ पर रखा हुआ है बताओ कहाँ की है पिक्चर, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इस पिक्चर को पहचान पाता है कहाँ की है पिक्चर। बात की जा रही है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ खादी, यानी कि खादी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जा रही है, यानी कि एक तरीके चीज़ों को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो इसके बारे में कल्पना की गई यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के द्वारा, और यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, कौन इसको हेड करता है आप लोग बताना, मिलकर यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी कि खादी को फैशन के फील्ड में उतारने की कोशिश की जा रही है अच्छे लेवल पर। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यंग जनरेशन है उस तक यहाँ पर पहुँचाया जा सके और ग्लोबल मार्केट को भी टैप किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर ये चीज़ें पहुँच सके। तो दिल्ली को हब बनाया जा रहा है, इसी के साथ में मिलकर जैसे कि बेंगलोर, गांधीनगर, कोलकाता, शिलोंग, ये यहाँ पर इनको स्पोक बनाया जा रहा है। मतलब क्या होता है, हब एंड स्पोक मॉडल सुना आप लोगों ने, जैसे ऐसे आप लोग यहाँ पर घेरा बनाइए और यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंटर हो गया, तो इसको हो गया हब एंड स्पोक मेथड, यानी कि यहाँ सेंटर हो गया और यहाँ से तिल्लियाँ निकल के चल रही है। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर हब हो गया, आप लोग मेरे से सीख कर किसी को जाकर आप लोग पढ़ा सकते हैं, तो वो स्पोक हो गया। तो ऐसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, पढ़ाने और सिखाने से याद आई, मैंने बोला था कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं और स्टडी लवर वीर का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर उसका नाम बताओ कौन है ये, सर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यार देखो बेसिकली ये सारी चीज़ें ना शांति में सुलझ जाए तो ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि वही कोर्स में बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसने पॉलिटी के लेक्चर या फिर इकोनॉमी के लेक्चर डाउनलोड कर करके अलग अलग चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। पर लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं। कई सारे बच्चे बोलते हैं, मुझे लिंक सेंड करते हैं कि सर ये देखो इसने ये लेक्चर डाउनलोड कर लिया, अपलोड कर लिया। देखो वो यहाँ पे भी फ्री पड़े हुए हैं, उसके चैनल पे भी फ्री पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं है, पर लेकिन दिक्कत यहाँ पे निकल कर आती है जब इंसान उसको पेड बेच रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, और वो फिर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे हर्ट कर जाता है, ठीक है। वरना फ्री तो दुनिया भर के लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, पॉलिटी के पता नहीं कितने चैनल कितने जो मुझे पता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने लिंक सेंड कर रखे हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर आता है कि मतलब सामने वाला उससे पैसे कमा रहा है, मतलब मेहनत कोई और कर रहा है, पैसे कोई और कमा रहा है, और वो भी एक तरीके से एक तरीके से लोगों को ये गुमराह करके एक तरीके से कि हाँ मैं कोर्स बेच रहा हूँ, पता चला कोई और पढ़ा रहा है उस कोर्स के अंदर में जो ऑलरेडी फ्री लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं, बात कर रहा हूँ देखो अगर जिस तरीके से करते हैं, वरना फिर देखा जाएगा मैंने श्याम दाम दंड भेद ला के मैंने क्यों किस खुशियाँ बेच रहे हो यार, गलत बात है, ठीक है। CSET का ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर आप लोग अटेम्प्ट करो, फिर इसका आंसर बताऊंगा। पहले तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कराता हूँ, और इसी के साथ में कुछ न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर टाइप के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिली। कब से? 18 से लेकर 22 तक का, ठीक है। 1 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। आप लोगों ने कभी ब्लड डोनेट किया है? कितने ऐसा कोई था जिसने आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया हो? अगर नहीं किया है तो ब्लड डोनेट जरूर किया करो, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है शरीर के लिए। तो रक्तदान अमृत महोत्सव की बात की गई, जिसके चलते काफ़ी सारा ब्लड जो है वो डोनेट किया गया। 19 डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर इनोग्रेट किए गए कंट्री में। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इससे क्या रहेगा, इससे इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम से जूझ रहे लोग हैं उनको फायदा देखने को मिलेगा। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर विश्वराज बोमई, उनके द्वारा लॉन्च किए गए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये डायग्नोस्टिक सर्विस एक्सप्रेस क्लिनिक। तो ये कुछ अगर आप लोग कर्नाटक से आते हैं पर्टिकुलर, तो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है।
कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें सेंट्रल रेन के नेशन से रिलेटेड यहाँ पर राजस्थान के द्वारा 2% रिजर्वेशन की बात की जा रही है। किसके लिए? जो स्पोर्ट पर्सन है। ये सही है या फिर गलत है? यस या फिर नो आप लोग बताइए। रिजर्वेशन क्या सही है यहाँ पर? आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में कि गेम को बढ़ावा मिलेगा या फिर जो भी है, जो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जॉब के बारे में बात करें। जॉब में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, गेम के अंदर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसका। ये अभी यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो सॉरी बे ऑफ बंगाल के अंदर कंक्लूड हुई। जितेंद्र सिंह जो है उनके द्वारा अभी यहाँ पर एक जॉइंट इंडियन जो मिनिस्टर डेलीगेशन ऑफ पावर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका गए यहाँ पर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के लिए। तो पूछा आप लोगों से कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम कहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम जो है वो अमेरिका के अंदर यहाँ पर हुई, ठीक है। प्रेसिडेंट जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है वो यहाँ पर अभी क्वीन एलिजाबेथ को ये बेसिकली एक श्रद्धांजलि देने के लिए तो अलग अलग दुनिया से जो लीडर आ रहे हैं तो उसमें हमारे द्वारा भी शिरकत की गई। तो ये बेसिक चीज़ है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं और ये वर्ल्ड लेवल पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन सकते हैं। यहाँ पर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो कहाँ पर है? कनाडा के अंदर में। तो यहाँ पर द फेबल्समैन इसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टेड की गई स्टीवन के द्वारा, तो ये एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है। बाकी सुनामी जो कि 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लेकर आई यहाँ पर ताइवान के अंदर में। इसी के चलते एक इंपॉर्टेंट लोकेशन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या? पूरी एक बेल्ट है जिसके बारे में याद रखिएगा। प्लेस इन न्यूज़ में कई बार पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसिफिक है उसके आसपास वाला रीजन है यहाँ पर, तो ताइवान भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए वहाँ पर इतना ज़्यादा अर्थक्वेक आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार, ठीक है। तो खतरनाक है ये काफ़ी ज़्यादा। टाइफून जिसका नाम है यहाँ पर नैनमाडोल, ठीक है। तो यहाँ पर नैनमाडोल जो है यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जापान के कियासू एरिया में आप लोगों को देखने को मिला, जो आइलैंड भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आइलैंड है, उनको नॉर्थ से साउथ में लगाइए आप लोग। देखता हूँ किस किस को याद है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम है यहाँ पर फ्यूना, ये अभी ह्यूरिकेन बन गया यहाँ पर प्यूर्टो रिको के अंदर में, ठीक है। लोकेशन कहाँ है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर कैरेबियन सी हो गया, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन इसके बारे में आप लोगों से बातें कर रहा था, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका नाम है यहाँ पर फेना, ठीक है। तो ये ह्यूरिकेन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल डे इक्वल पे के बारे में मैंने बात की थी, तो 18 सितंबर को ये देखने को मिलता है। स्पोर्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे फुटबॉल के बारे में बात करें तो दुरंत कप के बारे में याद रखिएगा, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के द्वारा अभी यहाँ पर हराया गया मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को, और यहाँ पर फाइनल अभी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो कोलकाता के अंदर में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि बेलग्रेड में आप लोगों को देखने को मिली, इंडिया के बजरंग पूनिया ने ये 65 किलोग्राम की कैटेगरी में ब्रोंज जीता। बेलग्रेड कहाँ पर है आप लोग बताइए। डेविस कप जो है यहाँ पर जो नॉर्वे ने बीट किया इंडिया को 3-0 से, तो काफ़ी बुरी कंडीशन देखने को मिली, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। गेम अगर कोई पूछ ले आप लोगों से तो टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडिया के जो प्रणव आनंद है अंडर 16 में, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर AR इनका नाम है यहाँ पर इलामपंथी, ठीक है। अंडर 14 में इनके द्वारा वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप यहाँ पर रोमानिया के अंदर जीती गई। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक पूरा सेक्शन है आप लोगों का, जो कि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के सामने बेसिक चीजें हैं, तो याद रखिएगा। 5 नए शब्द जो कि आप लोग अपनी वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों से SSC बैंकिंग या फिर UPSC NDA CDS में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप लोग देख सकते हैं। पहला शब्द है यहाँ पर डेन्यूड, ठीक है। तो निर्वृत्त करना आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसको, या फिर डेप्राइव करना, किसी चीज से ना किसी चीज को छीन लेना, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। ब्रेवल यानी कि विवाद, क्लैश हो जाना, लड़ाई हो जाना, सर फोड़ देना एक दूसरे का, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द आप लोग कई बार न्यूज में देखने को मिलते हैं। मीनिंग पता हो तो अच्छे से फिर चीजें समझ में आप लोगों को आती हैं। डैमनिंग का मतलब होता है घात, एक तरीके से डेरोगेटरी या फिर कैटास्ट्रोफिक या फिर डिस्ट्रक्शन आप लोग बोल सकते हैं। एक ही बात है, कुछ भी ऐसा घात लगाकर बैठने कहते हैं स्ट्रांगली कि हाँ आगे आने वाले टाइम में कोई दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। टेल ये आप लोग को देखने को मिलेगा साफ दिखाई देने वाला, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से रिफ्लेक्टिव सिग्निफिकेंट, काफ़ी सिग्निफाइंग है यहाँ पर, ये काफ़ी चमकीला टाइप का, या फिर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्कैमिस, ठीक है। तो ये है स्क्रैमिस, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसका मतलब है झड़प, यानी कि लड़ाई हो जाना, सर फोड़ देना एक दूसरे का, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर इसके सेनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हैं यहाँ पर, यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो हल्का सा इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। एक शब्द आप लोगों के सामने यहाँ पर, इसको बोलते हैं लोकेशियस, यानी कि बातूनी। तो यहाँ पर सेनोनिम्स है और उसका यूज कैसे करना है, एक सेंटेंस भी आप लोगों के सामने यहाँ पर। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर यूज कैसे करना है अगर ये 5 शब्द दिए जाते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिसके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन आप लोगों को करना है, ठीक है। आप लोग इजी से इजी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, इजी बीजी, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ आप लोगों को करना है। एक नॉर्मल भाषा में जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको भी आप लोग सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे शानदार तरीके से यहाँ पर आंसर दिए गए कई सारे बच्चों के द्वारा, तो आप लोग देखते हैं। स्वाति जो परिमल है उनके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, एक दिन पहले इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, तो इनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो अच्छे से आप लोग इसी तरीके से अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट डेली लेकर आइए यार। अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो आप लोग डेली सीखोगे, आगे बढ़ोगे। अगर नहीं सीखोगे तो फिर जिंदगी वहीं पर ही रुकी रहेगी। तो उन्हें कहते चलती का नाम गाड़ी। तो आप लोगों भी अपनी गाड़ी जो है वो चलाए रखनी है, और उसका बेसिक तरीका क्या होगा, जब आप लोग डेली कुछ नई चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ते चलोगे। और जहाँ पे भी आप लोगों को डाउट लगता है यार ये दिक्कत है, उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है, चाहे वो किसी भी चीज़ में क्यों ना हो। अगर डाउट क्लियर नहीं करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों के माइंड में कुछ सेंस क्रिएट कर रही होंगी, और जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे। और जो भी दिन आप लोगों को यूटिलाइज करना है उसके बारे में जरूर बताया करो कि कैसा चाहते हो आप लोग आज का दिन कैसा हो, ठीक है। और कल का दिन आप लोग कितने प्रतिशत आप लोगों ने यूटिलाइज किया है, और आज का लेक्चर कैसा रहा उसको रिकॉल जरूर करिएगा। तो इससे आप लोग लंबे समय तक चीज़ों को याद भी रख पाओगे। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें यार, जिंदगी में सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, और दूसरों तक चीज़ें सिखाते भी रहो। जो भी आप लोग सीखते हो किसी को पढ़ा दिया करो। अगर वो पढ़ाना नहीं है तो ये लेक्चर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खुशियाँ जो होती हैं वो बांटने से बढ़ती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।